बोर्स एटॉमिक मॉडल के पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने जो फार्मूला डिराइव करे वो आपके सामने लिखे। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जिसमें सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज फीड कर देने के बाद बच्चों रेडियस का फार्मूला ये आया था। ऐसे ही nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला ये कुछ बनकर आया, जिसमें आपने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को फीड किया, जिसकी वैल्यू c/137 थी और c/137 की वैल्यू ये आई। ये हम लोगों ने देखा बच्चों अभी। और nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी भी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली, मैकेनिकल एनर्जी भी निकाली। मैकेनिकल एनर्जी से हमारा ज़्यादा काम पड़ेगा बच्चों, इसीलिए मैंने उसी को लिखा है केवल। अगेन यहाँ पर जो आई थी एनर्जी बच्चों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब एक एटम की थी। और अगर बच्चों उसे हम जूल्स में कन्वर्ट करते हैं पर मोल, देन हमें मिला था बच्चों -1312 Z²/n² जूल पर मोल। और एनर्जी का एक फार्मूला आपने ये भी देखा था बच्चों। यहाँ पर फायदा ये रहता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं और वेवलेंथ सीधे सीधे आपके पास में बच्चों एंगस्ट्रॉम में आ जाती है। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को रखने पर बच्चों वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आती है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी इन पर प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, हमें दे रखा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। Calculate a radius of second orbit of helium plus ion। हीलियम प्लस आयन के बच्चों सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताइए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाए वीडियो को पॉज करते जाइए और स्वयं से क्वेश्चन को ट्राई करते जाइए। तो देखिए बच्चों, हीलियम प्लस आयन है और n कितना बच्चों इसका 2। विच ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट। यहाँ जो n होता है बच्चों दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। तो देखिए हीलियम प्लस जो है बच्चों इसका Z कितना होगा? इसका Z होगा 2। क्यों होगा Z इसका 2? बिकॉज इट हैज 2 प्रोटॉन्स। व्हाट इज मीन्ड बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। बच्चों उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। अगर मैं हीलियम के बारे में आपको बताऊं बच्चों, दिस इज हीलियम विच इज कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड ऑब्वियसली 2 न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी देखा है बच्चों इस बारे में। तो ये हीलियम है, हीलियम के न्यूक्लियस के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। उनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो बच्चों नेचुरल सी बात है हीलियम प्लस आयन बनेगा। और एटॉमिक नंबर किसी भी सब्सटेंस का बच्चों जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बोले कि साहब हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आई एग्री हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पर मुद्दे की बात एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन तो स्टिल 2 है, इसलिए Z इसका 2 होगा। nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला बच्चों 0.529 n² एंगस्ट्रॉम आपके समक्ष लिखा हुआ है। ये लीजिए साहब 0.529। और जहाँ तक n का सवाल है बच्चों तो इट इज सेकेंड ऑर्बिट, और जहाँ तक z का सवाल है बच्चों वो भी 2 है। बाई चांस दोनों सेम होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे एंड सिंपली रेडियस जो आएगी बच्चों दैट वुड यू विल फाइंड इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। आई रिपीट, जहाँ पर एटॉमिक नंबर का मतलब बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, व्हाट एवर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस वी कॉल एज एटॉमिक नंबर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग हमसे ये कहा है कि किसी एटम या किसी आयन, हमें बोला बच्चों किसी आयन के फोर्थ ऑर्बिट में, किसी आयन के फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है साहब वो है 5.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या कहा है बच्चों? किसी एटम के या किसी आयन के फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी है, आप उसके सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी बताइए। आपसे क्या कहा है बच्चों? यू नीड टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट इज 5.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी देखिए
हम इसे कैसे करेंगे? अब फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी है, तो हम इस प्रॉब्लम को बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। एज वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 2.2 into 10 to the power 6 z over n meter per second. Don't get confused that this m is representing mass of electron, that mass, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ ये भी m है और मीटर को भी हम लोग m से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवेज, अब बच्चों यहाँ पर क्या बोल रखा है? फोर्थ ऑर्बिट में, तो फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज 2.2 into 10 to the power 6 z over n and is equals to बच्चों 5.5 into 10 to the power 5. So this is the speed of electron in fourth orbit, and if I want to calculate in the second orbit then it would be 2.2 into, या आप यहाँ से एक काम करें, पहले आपने जैसे ये वैल्यू जो थी बच्चों, अब फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। अब फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4 होगी बच्चों। हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि ये एटम कौन सा, वी डोंट नो वेदर इट इज़ हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम, मुझे नहीं पता है बच्चों, इसीलिए मैंने एटॉमिक नंबर को Z ही सपोज करे रखा। अब बच्चों यहाँ पर यदि मैं इस से डिवाइड करूँगा 4 से, तो बच्चों दिस यू विल फाइंड इज 0.55। होप यू हैव गॉट दिस। भाई 4 से इसको आपने डिवाइड किया, 0.55 आ गया 0.55। क्यों? क्योंकि ये 4 से जाएगा और फिर बच्चों ये उससे जाएगा 10 टाइम्स, ये 0.55 से 5.5 जाएगा बच्चों 10 टाइम्स, और यहाँ 10 की पावर 5 10 की पावर 6 से जाएगा बच्चों 10 to the power 1 टाइम। होप सिंपल कैलकुलेशन है, यू आर गेटिंग दैट प्रॉपरली। सो दिस इज 10 to the power 1, दैट इज आल्सो 10 to the power 1। दोनों को कैंसिल कर देने का है बाबा, अभी दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आप इसको सॉल्व करने पर पाएंगे बच्चों एटॉमिक नंबर Z जो आ रहा है बच्चों वो बाई चांस 1 आ रहा है। 4 से डिवाइड किया 0.55 आया, 0.55 से डिवाइड किया बच्चों ये 10 टाइम्स गया, ये 10 टाइम्स से बच्चों अब ये 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6 गया, 10 की पावर 1 टाइम, ये दोनों कैंसिल होकर Z की वैल्यू, और भी आप कई तरीके से जो आपको हो गया 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दे सर उसके बाद कर लें, अरे मैथमेटिक्स है भैया 10 तरीके से किया जा सकता है। तो Z की वैल्यू आती है बच्चों 1, ये तो परमाणु क्रमांक इसका आ गया 1। अब बच्चों हमको सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है, तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी बच्चों 2.2 into 10 to the power 6, और जहां तक बच्चों Z का सवाल है तो वो है इसका 1, और सेकेंड ऑर्बिट मतलब इतना, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 1.1 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, Z की वैल्यू 1 आ गई, और आपको अब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है। सो नेचुरली मुझे n की जगह पर बच्चों 2 रखना पड़ेगा। अभी हम इसी प्रॉब्लम को बच्चों एक और तरीके से भी कर सकते थे। पहले मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पर वैल्यू फीड करी और उसके बाद में पहले मैंने Z निकाला और फिर Z की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया बच्चों मैंने, बाद में फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड आई। रादर आप एक बात कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो Vn है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्यों बच्चों? क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चों, 2.2 into 10 की पावर 6 तो एब्सोल्युटली कांस्टेंट है विदाउट एनी डाउट। बिल्कुल बच्चों ये तो कांस्टेंट है। और जहां तक Z का सवाल है बच्चों, अनडाउटेडली वो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के लिए 1, सोडियम के लिए 11, कैल्शियम के लिए 20 होगा। डिफरेंट एटम्स के लिए वो डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जिस एटम या आयन के फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी है बच्चों, उसी एटम या आयन के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी है। आपको फोर्थ ऑर्बिट में भी उसी में दे रखी है और सेकंड में भी उसी में पूछिए, दोनों बाई चांस सेम है। और दोनों चूंकि बाई चांस सेम है बच्चों, इसीलिए दोनों में स्पीड जो होगी बच्चों, दोनों के लिए जो जेड होगा वो सेम होगा। भाई ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है ही सही, लेकिन आपको जिसके फोर्थ की दी है बच्चों उसी के ही सेकंड की पूछिए, इसलिए दोनों बार जेड जो होगा बच्चों वो सेम होगा। सो आई कैन से सिंपली देयर इज ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज ओनली एन। एक ही वेरिएबल है बच्चों एन, बाकी सब पूरी तरह से निहायत ही कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल अगर कुछ है तो बच्चों वो कौन है? एन। तो बस फोर्थ ऑर्बिट की वेलोसिटी, सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी, 4 के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4 इधर आएगा, 2 के लिए इधर आएगा। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब तिरछा चलने का है बाबा मेरे को। अभी फोर्थ ऑर्बिट में 4 ये, V2 में बच्चों 2 ये, फोर्थ ऑर्बिट के लिए भाई इसका n कितना, फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4 है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है। आई रिपीट, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2,
इनवर्सली आपको इनवर्सली वैरी करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए V4 की वैल्यू आपको दे रखी है 5.5 इंटू 10⁵ अपॉन V2, और ये बच्चों 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। V2 की वैल्यू 2 इंटू 5.5 इंटू 10⁵, और 2 इंटू 5.5 होता है बच्चों 11 होता है। सो दिस इज 11 इंटू 10⁵, विच कैन आल्सो बी रिटन एज 1.1 इंटू 10⁶ मीटर/सेकंड। तो बच्चों ये हमारे पास में एक और तरीका है, बिकॉज इस तरीके में आपको ये फायदा रहेगा बच्चों कि आपका जो है आपको जेड कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जनरली स्कूल लेवल पर हम लोग जो करा करते हैं बच्चों, वो ऐसे ही करा करते हैं कि जो फार्मूला, उस फार्मूला में वैल्यू फीड करी, जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी और फिर सेकेंड टाइम उसको फीड करा, आंसर आता है। ये स्कूल लेवल पर बच्चों इसी तरीके से बताया जाता है। लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से काम करना पसंद करा, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन लेकर काम करना पसंद करा। बच्चों ये जस्ट आपकी बिगिनिंग है अभी पढ़ाई करने की, या उस हमें न्यूमेरिकल्स करने की। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि आपने पहले नहीं करोगे, बट चूंकि अभी आप अपनी तैयारी की तरफ एक तरह से बिगिनिंग कर रहे हैं, बिकॉज वी पीपल आर स्टडिंग चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, सो ऑब्वियस सी बात है कि अभी बिगिनिंग स्टेज में ही हम लोग। तो बच्चों ये जो बिगिनिंग में मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आगे भविष्य में भी आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में से बहुत सारे सम्स करने को आएंगे बच्चों, जिसमें हम सिंपल सी बात बोले तो बोलते हैं कि फलाने पर इतना तो ढिमकाने पर कितना, इस तरह से बोला जाता है बच्चों कि इस पे इतना है तो बताइए इस पे कितना होगा। तो आपको एक सिंपल सा काम ये रखना है बच्चों कि आप रेशो प्रोपोर्शन लेकर काम कीजिए, काम बड़ी सरलता से होगा। उसमें फ़ायदा क्या होता है, चलिए यहाँ तो अभी एक ही वेरिएबल था जेड, अभी एक ही वेरिएबल था। समटाइम्स वी सी वेरियस नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, बट फॉर्चुनेटली दोज वेरिएबल्स आर वर्किंग लाइक कॉन्स्टेंट इन ऑल द गिवन टर्म्स। वो वेरिएबल जो बच्चों वो हर किसी में सेम आएंगे, जो पहले केस में आए थे वही दूसरे केस में आए थे, तो दोनों को हम रेशो ले देने से बच्चों क्या होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और वो कैंसिल हो जाने के कारण बच्चों आंसर बड़ी सरलता से आपके पास में आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है बच्चों, जिससे हम काम आसानी से कर सकते हैं। आपको पहले जेड निकाला फिर जेड रखा, तो वो आपको करना नहीं पड़ेगा। और अभी छोटा सा था क्वेश्चन, तो दोनों तरीके से सेम टाइम में आ गया, लेकिन भविष्य में आप देखेंगे कि इस तरह से करना मतलब बढ़िया काम होता है। एनीवेज हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अभी हमने वेलोसिटी के ऊपर काम करा बच्चों। अब हम और देखें, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, कैलकुलेट स्पीड ऑफ कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन। क्या बोला बच्चों, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, मेरे ख्याल से मैंने काइनेटिक एनर्जी ही वर्ड यूज किया था। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन। वीडियो को बच्चों क्षणिक देर के लिए पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों को, काइनेटिक एनर्जी निकालनी। और देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, दैट इज गिवन बाय 13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी है, पर मोल में भी, पर जनरली बच्चों जो हम लोग काम किया करते हैं यहाँ पे पर एटम ही किया करते हैं। पर मोल भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कुछ लोग पर मोल में करना पसंद करते हैं। एक्चुअली अगर कोई ऑब्जेक्टिव बच्चों तो फिर हमें ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमें जूल्स में निकालना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो डेफिनेटली वो पर एटम वाली ही होगी, बहुत हद तक संभावना है। और अगर बच्चों जूल में है तो फिर वो पर मोल वाली ही होगी, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है। बट अभी बच्चों हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अभी देखिए बच्चों पहली बात तो ये कौन सा है ना, लिथियम आयन, लिथियम 2+ आयन। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, दैट यू मस्ट बी नोइंग 3 होता है, because how many protons are there inside the nucleus of lithium? There are 3 protons, there are 4 neutrons and 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। सो दिस इज लिथियम। लिथियम में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, क्योंकि 3 प्रोटॉन्स है तो ऑब्वियसली इन न्यूट्रल फॉर्म इट डज हैव हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब ये लिथियम 2 प्लस आयन है बच्चों, मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया। अब सिचुएशन कैसी अराइज होती है आपके समक्ष, उससे हम लोग समझते हैं बच्चों। देखिए, मैं जो है जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको आप बिना सोचे बिल्कुल फटाफट वीडियो को पॉज करके करेंगे बच्चों, ये ईमानदारी रहेगी। और अगर नहीं कर पाए हो तो फिर भैया जैसे मैं मिटा देता हूँ, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। एनीवेज, सो बच्चों यह 3 प्रोटॉन हो गए, यहाँ पर 4 न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी क्या करने का है बाबा अपने को, अभी अपने को इसका बोले तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अब सिचुएशन ऐसी बन रही है, दिस इज लिथियम 2 प्लस आयन, दिस इज लिथियम 2 प्लस आयन बच्चों, क्योंकि नाउ इट डज हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलरेडी बीन रिमूव्ड। लिथियम 2 प्लस आयन डाई पॉजिटिव आयन मीन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड। सो चलिए साहब, अब इसमें क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ये लीजिए साहब, दिस इज 13.6, जेड की वैल्यू बच्चों 3 है, एन की वैल्यू बच्चों 2 है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से बच्चों ये एनर्जी आ जाएगी। द फर्दर कैलकुलेशन यू पीपल कैन मेक इजीली। I hope you have got this. Again I repeat, because atomic number would be equals to 3 because it does have how many protons बच्चों, इसके पास में कुल मिलाकर 3 प्रोटॉन्स है। और चूंकि इसके पास में बच्चों 3 प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर तो 3 बनता है बाबा। और चूंकि हम सेकेंड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, इसलिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बच्चों वीडियो को पॉज करके कर भी लिया होगा मेरे ख्याल से, पर मुझे बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है बच्चों कि ये गलत है, ये गलत है। और क्यों गलत है बच्चों, जरा गौर कीजिए। कुछ लोग तो शायद पहले ही थोड़े सा ठनक गए होंगे भैया कि ये एक्साइटेड स्टेट क्या बला है, एक्साइटेड स्टेट क्या बला है। जरा इसके ज्ञानवर्धन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिस ऑर्बिट में घूमा करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है ना, ऑर्बिट में घूम रहा है ये कहना गलत होगा बच्चों। जिस जगह घूम रहा है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ये हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग में देख चुके हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के। बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिस ऑर्बिट में घूमा करता है बच्चों, उससे प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक हम बोला करते हैं ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिस ऑर्बिट में घूमता है बच्चों, उस जगह को हम बोला करते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी कि मूल अवस्था, मौलिक अवस्था। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसे हम ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था या मौलिक अवस्था कहते हैं बच्चों। और उसके बाद की जितनी भी स्टेट होती है बच्चों, उन सभी स्टेट्स को हम लोग कहा करते हैं एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद की नॉर्मली जिसमें घूमता है उसे आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद की जितनी स्टेट्स होंगे बच्चों उसे आप क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब यहां क्या हो रहा है बच्चों, अब देखिए, this is the nucleus, this is the nucleus, and this is first orbit, this is second orbit, this is third orbit, this is fourth orbit, and ये उसके आगे का ऑर्बिट बच्चों। अब देखिए, लिथियम 2 प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन के पास में गौर कीजिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट डज हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल दिए, बचा एक बच्चों। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, वो नॉर्मली नेचुरली इस ऑर्बिट में ही घूमेगा, डेट इज फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमेगा। और फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमेगा बच्चों, तो इससे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, यानी कि मूल अवस्था। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इसी फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा बच्चों, तो ये कहलाएगी ग्राउंड स्टेट, यानी कि मूल अवस्था। और उसके बाद की जितनी स्टेट होंगी बच्चों, वो कहलाएंगी एक्साइटेड स्टेट। जैसे ये वाली जो है, दिस यू विल कॉल एज बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मैं डायग्राम को अब बड़ा करके बनाता हूं, आपको और सुंदर सुंदर नजर आएगा बच्चों। ये लीजिए, न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट बच्चों, ये फोर्थ ऑर्बिट, एंड likewise you can talk about the rest of the orbit. Now what you see, this is बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिस ऑर्बिट में घुमा करता है बच्चों, उससे हम प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक बोला करते हैं ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद की जो स्टेट होती है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं एक्साइटेड स्टेट। मतलब जैसे ये वाली स्टेट है बच्चों, जो सेकंड ऑर्बिट होगा, दिस इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, और ये कहलाएगी बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये वाली जो स्टेट होगी बच्चों, ये कहलाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, विच यू कैन सी इजीली is equals to third orbit. Likewise बच्चों, this is fourth orbit, which you can call as बच्चों third excited state. So what you find, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है बच्चों, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है वो होती है बच्चों सेकेंड ऑर्बिट।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो आ रही है बच्चों वो सेकेंड ऑर्बिट है, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बच्चों सेकेंड ऑर्बिट है। ऐसे ही जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है बच्चों वो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पर घूमता है बच्चों उस ऑर्बिट को हम बोला करते हैं ग्राउंड स्टेट। उसके बाद की जितनी भी होती है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब जैसे सेकेंड ऑर्बिट होगी बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट होगा बच्चों सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरीके से जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी बच्चों वो होगी फोर्थ ऑर्बिट, या इसका उल्टा बोल दीजिए कि सेकेंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से बच्चों ये जितनी भी आप देख रहे हैं सारी एक्साइटेड स्टेट्स होंगी, उत्तेजित अवस्थाएं कहलाएंगी बच्चों। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है बच्चों, ये फोर्थ ऑर्बिट है। लाइकवाइज हम बारे में दूसरों के बारे में भी बच्चों चर्चा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि अब एक्साइटेड स्टेट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो भविष्य में हमको रेडी रहना है बच्चों, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमेगा। कई लोगों का ये मानना होता है ना कि साहब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में एक ही ऑर्बिट होता है, या कुछ लोग बोला करते हैं बच्चों 7 ऑर्बिट्स होते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वो रसायन शास्त्र का अध्ययन शुरू करते हैं और जब प्रॉब्लम क्लास में दी जाती है तो बोलते हैं सर किसी भी एटम में एक ही ऑर्बिट होता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर 7 ऑर्बिट्स होते हैं बच्चों। वो जो है वो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल वे में, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन उसके बाद में बच्चों इनफाइनाइट तक ऑर्बिट्स हो सकते हैं, देयर में भी इनफाइनाइट ऑर्बिट। और वो जो इनफाइनाइट ऑर्बिट तक जा सकते हैं बच्चों वो सारी जो होंगी उसके बाद की वो एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। तो अब यहां पर बच्चों क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इफ इट इज रिवॉल्विंग इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बच्चों आई मस्ट टेल वेरी मच क्लियरली दैट इट वुड बी which orbit? If you talk about second excited state then it is third orbit. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बच्चों कौन सा ऑर्बिट होगा? थर्ड ऑर्बिट। सो चलिए साहब अभी काइनेटिक एनर्जी निकालने का है तो बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे बच्चों। दिस इज 13.6, इसका जेड होगा बच्चों 3, एन भी होगा बच्चों 3। एनर्जी निकालेंगे बच्चों आसानी से, सरलता से, सहूलियत से। आपके पास में कितनी आ जाएगी बच्चों? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों दिस यू वुड फाइंड इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होप यू हैव गॉट दिस। बिकॉज इट इज थर्ड ऑर्बिट बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या? थर्ड ऑर्बिट। बहुत घसीट घसीट के बोल दिया, अब तो मेरे ख्याल से आपको याद हो चुका होगा। इसे बच्चों कॉपी कर लीजिएगा जरूर से। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, यहां हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी थी बच्चों। अब अगला क्वेश्चन मैं और दूं आपको। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो है साहब किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑब्वियसली किसी ऑर्बिट में घूम रहा है बच्चों, और उसकी वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों दैट इज -8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोल रखा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सब ऑर्बिट और उसकी बच्चों किसी ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो है बच्चों, आइदर यू से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी है -8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बच्चों उसी ऑर्बिट में उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की गणना करनी है बच्चों। क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके बच्चों स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। आपको क्या दे रखी बच्चों? आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और आपसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन पूछा है। तो देखिए बच्चों किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था बच्चों? सॉल्व कर लेने के बाद में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला है 13 माइनस आएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चलिए तो ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी। अब इन तीनों का बच्चों अगर कंपैरिजन किया जाए, इन तीनों की यदि अगर तुलना की जाए तो आप क्या पाते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव का हाफ है। भैया इसके आगे अगर एक नेगेटिव लगा दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उसे 2 से डिवाइड कर दूं
तो ये आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन आएगा। ऐसे ही बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में ये रिलेशन आएगा। भाई आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो क्या आएगा आपके पास, आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो 13.6 आ गया और माइनस लगा दिया तो ये, और इसके आगे अगर माइनस लगा दूंगा बच्चों तो ये आएगा। तो दिस इज द रिलेशन अमंग्स ऑल दीज थिंग्स। इसको ये जो है बच्चों इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लीजिए साहब, हमने इसे ऐसा लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में। भाई ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और ये मैकेनिकल एनर्जी है। एनीवेज अब काइनेटिक एनर्जी आपको, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है -8.6/2। और इस तरीके से बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी थी ना -UN/2, काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों -UN/2, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये आप कितना पाएंगे, ये पाएंगे 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आई है बच्चों। अब अगर मुझे मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू -Kn, और -Kn मतलब कितना बच्चों -4.3। भाई आपने Kn निकाला, यहाँ पर माइनस रखा, UN की जगह आपने ये रखा, (2) कर दिया बच्चों, ये आ गया, इसको फीड किया, यू विल फाइंड काइनेटिक एनर्जी जो आएगी बच्चों कितनी आ गई, -4.3। चलिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, electron of hydrogen is revolving in ground state. Electron of hydrogen is revolving in ground state. 10.2 electron volt energy is given to it. How much energy? 10.2 electron volt energy is given to it. Electron of hydrogen is revolving in ground state. 10.2 electron volt energy is given to it. What is the change in its angular momentum? What is the change in its angular momentum? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वीडियो को बच्चों पॉज करके आप खुद से करें, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज रिवॉल्विंग इन ग्राउंड स्टेट, मतलब क्या बच्चों, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन होता है। दिस इज द ओनली एटम, हम देख चुके हैं बच्चों, दिस इज द ओनली एटम विच डू हैव ओनली वन प्रोटॉन, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हम यूं बोले या फिर। अब चलिए साहब, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा बच्चों वही इसकी ग्राउंड स्टेट, इसकी मौलिक अवस्था, इसकी मूल अवस्था, इसकी भौतिक अवस्था होगी। अब बच्चों क्या हुआ, अभी शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है भाई, दिस इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसमें इसकी जो एनर्जी होगी बच्चों आप देख चुके हो, चूंकि हाइड्रोजन है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि हाँ साहब इसकी एनर्जी जो होगी वो -13.6 eV होगी। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में, सब में एनर्जी आपने देखी है यार, -13.6 आई थी। आपने देखा जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन तो सक्सेसिव ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस कम होते जाता है। एनीवेज तो बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या करा बच्चों, मैंने इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दे दी। इसको जब मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूंगा बच्चों तो फाइनली इसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6 + 10.2। आई रिपीट बच्चों, उसने -13.6 थी उसके पास, उसको 10.2 हमने और दे दी, तो इतनी थी ऑलरेडी, इतनी उसको और मिल गई, तो कुल मिलाकर बच्चों उसको जो एनर्जी मिलेगी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। भाई शुरुआत में उसके पास में एनर्जी कितनी थी, -13.6, और उसने 10.2 और एब्जॉर्ब कर ली। जब उसने 10.2 और एब्जॉर्ब कर ली बच्चों तो -13.6 + 10.2 विल गिव अस अ रिजल्टेंट ऑफ -3.4। और मेरे ख्याल से आप जानते हैं बच्चों, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। याद आ रहा होगा बच्चों आपको, ये एनर्जी किसमें होती है, ये सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी होती है। फर्स्ट में -13.6, सेकंड में -3.4, थर्ड में बच्चों -1.5, -0.85, -0.55। और अगर नहीं भी समझ में आया बच्चों तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आप निकाल लोगे, कौन से रिलेशन से भाई, nth ऑर्बिट में एनर्जी जो है -13.6 Z² / n² से,
आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ पे वैल्यूज फीड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो एक हमारे पास हो ही गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको सेकंड केस में जब निकालनी है तो इसको हम 10.2 एब्जॉर्ब करा देंगे तो इतनी हो जाएगी, ये आप कर लेंगे। अब चलिए, अब अगर आपको नहीं भी याद हो कि ये सेकंड ऑर्बिट की, बाई चांस हो तो चूंकि हाइड्रोजन है इसलिए भी हमको याद भी है, अगर हाइड्रोजन की जगह हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस सोडियम 10 प्लस ऐसा कुछ होता तो फिर हमको याद नहीं रह पाती, फिर हम थोड़ी ना बोल सकते थे कि यार ये सेकंड की है कि थर्ड की है, तब तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता। तो कैसे कैलकुलेट करते कि साहब -3.4 आ चुकी है और ये -13.6 है। अब जो भी आपको एटम दे रखा है उस एटम का एटॉमिक नंबर फीड कीजिए साहब, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है चूंकि इसलिए 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों 1 होगा। और n का जहां तक सवाल है बच्चों, तो इसका n कितना है, इसका n है साहब नहीं मालूम मुझको। अच्छा, n ही तो मुझे मालूम करना है कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया है, कौन सा ऑर्बिट में गया है। तो बच्चों फाइनली एनर्जी इतनी हो गई, भाई आपको पहले दे रखी थी -13.6, उसमें 10.2 और दे दी, इट इज एब्जॉर्बिंग 10.2, या यूं कहिए कि उसको 10.2 दे दी गई। अल्टीमेटली द टोटल एनर्जी वुड बिकम -3.4, कंपेयरिंग -3.4 इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इससे यदि आप कंपेयर कर लेंगे बच्चों तो एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, सॉल्विंग दिस विल गिव यू सेकंड n equals to 2। मतलब I can conclude that after giving this much energy to the electron, the energy of electron would become -3.4 electron volts. So I can say that earlier it was present in the first orbit, now it has jumped to the second orbit. Hope you have got that। भाई पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में था, अरे भाई पहले इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट में। अब बाद में 10.2 उसने एब्जॉर्ब कर ली तो इतनी एनर्जी हो गई, उसकी एनर्जी हो गई साहब -3.4, और इस तरीके से बच्चों वो आ गया सेकेंड ऑर्बिट में। अब आपसे पूछा बच्चों उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसे आप L से या फिर J से रिप्रेजेंट करते हो, और वो होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, अब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे। भाई अभी आप देखिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला तो यही होता है ना भैया, mvr। तो अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस करेंगे बच्चों। भाई m तो मास है, जो बॉडी घूम रही है उसका मास है, और बाई चांस यहाँ पर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मास तो ऑब्वियसली आप किसका रखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का रखेंगे। भाई m यहाँ पर उस बॉडी का मास है जो घूम रही है, तो यहाँ पर कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। और चूंकि वो पहले किस में थी, फर्स्ट ऑर्बिट में, और बाद में, और उसकी रेडियस कितनी थी बच्चों, r1, और बाद में बच्चों उससे आपने इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और ये रेडियस। हाँ भैया पहले वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, बाद में वो, क्योंकि हमको यहाँ ये पहचानना है बच्चों कि हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी तो उसने कितना मोमेंटम में चेंज आया। तो आप क्या करोगे बाबा, आप उसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाओगे ना, पहले उसकी वेलोसिटी निकालो, पहले की रेडियस निकालो, बाद की वेलोसिटी निकालो, बाद की रेडियस निकालो। अब भाई फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पुट करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट की रेडियस पुट करोगे, रख सकते हो। वेलोसिटी यहाँ से निकाल लो, रेडियस यहाँ से निकाल लो, रख दोगे, आपके पास में पहले वाला मोमेंटम आ जाएगा। ऐसे ही बाद वाले मोमेंटम के लिए क्या करोगे बाबा, बाद वाली वेलोसिटी रखोगे, बाद वाली रेडियस रखोगे, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस, दोनों वैल्यूज को फीड कर दोगे भैया, तो इनिशियल मोमेंटम भी आ जाएगा और फाइनल भी आ जाएगा। और इस तरीके से भैया उसमें चेंज अगर निकालना है तो चेंज जो होता है बच्चों उसे हम डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वुड गिव यू बच्चों अ चेंज इन मोमेंटम विच वुड बी इक्वल टू नेचुरली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड हियर मोमेंटम is angular momentum. I'm talking particularly about the angular momentum. तो बाई चांस इलेक्ट्रॉन का मास तो दोनों केस में सेम है, V2R2 माइनस V1R1। भाई आपको V1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू रखनी है। भाई R2 की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, बकायदा इसी लेक्चर, पिछले लेक्चर में बोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देखी, और फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस भी निकाली, V1 भी निकाली, V2 भी निकाली। वैल्यूज फीड करना, इलेक्ट्रॉन का मास रखना है, खटाक से आपके पास में आंसर चल के आ जाएगा बच्चों। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है।
पर बच्चों ये काफी लेंथी मेथड जा रही है और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर कुछ लोगों ने काम किया होगा तो संभवतः वो ऐसे ही किया होगा। ऐसे ही क्या होगा, पहले तो आपको ये दिमाग में घंटी बजाना है कि बाबा पहले वो ग्राउंड स्टेट में मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में 10.2 एब्जॉर्ब कर लेने के बाद में इतना मतलब अपने को क्लियर कट मालूम है कि वो सेकेंड ऑर्बिट, और नहीं मालूम पड़ रहा तो कोई बात नहीं भैया, एनर्जी फाइनल आ चुकी ना, ये अपने पास में रिलेशन है ना, तो उससे भी अपने को मालूम पड़ जाएगा सेकेंड ऑर्बिट, और इस तरीके से उसके बाद में हम लोग एंगुलर मोमेंटम में चेंज निकाल लेंगे भैया। हाँ, लेकिन ये काफी लंबी मेथड है भैया, थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल करने का है, 2 स्टेप में आपका काम होगा, इतना सारा लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा भाई। एक बात तो आपको अवश्य भावी रूप से मानना पड़ेगी कि पहले वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, बाद में वो सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच गया, और बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है बच्चों वो ये बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू नेचुरली mvr होती है, विच इज इक्वल टू बच्चों nh/2 pi. You remember that second postulate of Bohr's, which says इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चाहे जहां नहीं घूम सकता, केवल वहीं घूमेगा जहां ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, जहां एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, अर्थात n की वैल्यू इंटीजर होगी 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। यही था बच्चों। अब देखिए शुरुआत में जो एंगुलर मोमेंटम था वो L1 था, विच विल बी इक्वल टू बच्चों 1h/2 पाई, ये पहले का मोमेंटम है बच्चों, और जब बाद का मोमेंटम होगा वो सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच चुका है, तो ये लीजिए 2h/2 पाई। पहले का एंगुलर मोमेंटम कितना 1h/2 पाई, बाद का मोमेंटम कितना 2h/2 पाई। भाई n की वैल्यू पहले कितनी सी 1 सी, बाद कितनी हो गई भाई 2 हो गई, का है भैया पहले वो फर्स्ट ऑर्बिट में था इसलिए n1, बाद में वो सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच गया इसलिए n2। पहले वो कौन से ऑर्बिट में था बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में था, बाद में वो सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच गया इसलिए n की वैल्यू 2। तो अब अपने को चेंज निकालने का है, तो चेंज निकालने का है, तो चेंज कैसे निकालोगे बच्चों, अब फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल है बच्चों 2h/2 पाई, इनिशियल था बच्चों 1h/2 पाई। इन दोनों का सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आई वुड फाइंड दिस इज h/2 पाई। ये जो चेंज आएगा बच्चों दिस वुड बी इक्वल टू h/2 पाई। होप यू हैव गॉट दिस चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल 2h/2 पाई माइनस 1h/2 पाई, सॉल्व कर लेंगे बच्चों h/2 पाई आ जाएगा, और h की वैल्यू कितनी बच्चों, h की वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और ये है बच्चों 2, और पाई की वैल्यू है बच्चों 3.142। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, आप जो भी वैल्यू निकालेंगे निकाल लीजिए, और ये ध्यान रखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होगी बच्चों जूल सेकंड, इसे जूल माइनस सेकंड मत पढ़ना, जूल सेकंड, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराया आपने। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में आ जाएगा। तो ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली आसान है। अब यहाँ V1 R1 कोई छोटे मोटे वैल्यूज भी नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास इटसेल्फ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बिग वैल्यू। V1 R1 सब वैल्यूज फीड करना एक लंबा चौड़ा काम है। अनडाउटेडली बच्चों दिस इज रिलेटिवली ईजियर, वेरी वेरी ईजियर मेथड। सो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा बच्चों। होप मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे जगह चाहिए, जगह चाहने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अगर नहीं करा हो तो कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये मेरा डस्टर चला 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 और चलता ही गया तब तक जब तक कि मेरे पास में प्रॉपर जगह ना बन जाए भैया। तो चलिए साहब अभी ऊपर वाले को भी मिटा ही देता हूँ, क्योंकि अब इतने से भी मेरा काम शायद नहीं हो पाए। मैं बच्चों आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, आपको दे रखा है कि ये कोई ऑर्बिट, ये किसी ऑर्बिट के एनर्जी लेवल्स आपको दे रखे हैं बच्चों। आपको क्या दे रखे, एनर्जी लेवल। आपको बोल रखा है बच्चों ये एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी है E, ये एक कोई ऑर्बिट है बच्चों जिसकी एनर्जी है 4e/3, और ये एक ऑर्बिट है बच्चों जिसकी एनर्जी है 2e। इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी दे रखी है भैया, E दे रखी है। इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी दे रखी है भैया, 4e/3 दे रखी है, और इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी दे रखी है भैया, 2e। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये ऑर्बिट की एनर्जीज दे रखी है आपको, और आपको ये बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, इट रिलीजेस वेवलेंथ लैम्डा। When electron comes from this position to this position, how much wavelength it releases, lambda। तो आपसे ये पूछा बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा
तो कितनी वेवलेंथ रिलीज करेगा, गौर कीजिएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो उसने वेवलेंथ रिलीज करी लेमडा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी वेवलेंथ रिलीज करेगा, और यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी रिलीज करेगा। दोनों आंसर्स आपको बताने हैं भाई। ये आपको ऑर्बिट्स की एनर्जी दे रखी, इस ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है, और आपसे बोला है बच्चों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो उसने वेवलेंथ रिलीज करी लेमडा, जब वो यहाँ से यहाँ आया तो कितनी रिलीज करेगा, और यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी रिलीज करेगा। अब वीडियो को पॉज करके बच्चों थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल करने का है बाबा, और करने का है। अभी देखिए, मैं मान लेता हूं कि इस वाले ट्रांजिशन में उसने वेवलेंथ रिलीज करी बच्चों लेमडा 1, और इस वाले ट्रांजिशन में उसने रिलीज करी बच्चों लेमडा 2। और ट्रांजिशन वर्ड के बारे में अगर नहीं जानते तो बता दो बच्चों, एक सिंपल इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है मूवमेंट। हम बोलते हैं फलानी जगह से फलानी जगह पर ट्रांजिशन किया, मतलब माइग्रेशन हुआ, मूवमेंट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापन हुआ। एनीवेज, सो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितनी रिलीज करेगा। एक बात आप लोग जान चुके हैं बच्चों, बोलकर थर्ड पोस्टुलेट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आएगा, उसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एनर्जी में चेंजेस आता है। अगर अंदर से बाहर जाता है तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, बाहर से अंदर आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, और अंदर से बाहर जाते टाइम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से अंदर आते टाइम एनर्जी को रिलीज करेगा। और जितनी एनर्जी उसने बाहर जाते समय एब्जॉर्ब करी थी, अंदर आते समय भी उतनी एनर्जी रिलीज करता है। वो तो चलिए एक अलग बात हो गई। मुद्दे की बात ये बच्चों कि वो जो है जितना दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ दोस टू ऑर्बिट, उतनी एनर्जी वो रिलीज या फिर बच्चों एब्जॉर्ब करता है। How much energy it absorbs or releases? It absorbs or releases बच्चों that energy which is the difference of energies of both the orbits. So जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो उसने कितनी रिलीज करी, E-4E/3, E-4E/3। यहाँ एनर्जी कितनी आएगी भाई, E आएगी, तो ऐसे कितनी आएगी भाई 4E/3। तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, हाउ मच एनर्जी इट एब्जॉर्ब्स और रिलीजेस। वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज जो करता है बच्चों वो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसे हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये बच्चों जब यहां से यहां आया तो उसने E-4E/3 रिलीज करी, और इक्वल्स टू बच्चों कितना, ये जो एनर्जी होती है आप जानते हैं बच्चों, दिस इज इक्वल टू hc/λ। ये जो एनर्जी आई है बच्चों ये किसके तुल्य बराबर समान इक्वल आ जाएगी, दिस वुड बी इक्वल टू बच्चों hc/λ, hc/λ होगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसको मैं सॉल्व करूँ तो आई वुड फाइंड दिस इज -E/3 और hc/λ। भाई जब भी इलेक्ट्रॉन किसी दो ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन करता है तो जितनी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी वो करता है। और यहाँ माइनस साइन आया है बच्चों, देखिए फाइनली एनर्जी E हो गई, इनिशियली एनर्जी 4E/3 थी, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, दिस माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हो रही है। चलिए साहब, ये आपके पास में आया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप एक काम कीजिए, इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट, देन हाउ मच एनर्जी इट रिलीजेस, इट रिलीजेस बच्चों E-2E। फाइनली वो इसमें गया बच्चों, इनिशियली वो इसमें था, तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी, ये माइनस ये इज इक्वल टू बच्चों hc/λ1, hc/λ1। भाई पहले वो 2E में था और बाद में वो E में आ गया, पहले वो 2E में था बाद में वो E में आ गया, तो एनर्जी डिफरेंस आएगा बच्चों E-2E इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -E इज इक्वल टू बच्चों hc/λ1। एंड लेट मी सपोज दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। ये डिफरेंस जो आ रहा है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है, और ये नेगेटिव आ रहा है मतलब रिलीज हो रही है। एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, जब अगर एनर्जी डिफरेंस नेगेटिव आता है तो उसका मतलब वो रिलीज हो रही है, और अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आता है मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। माइनस साइन इंडिकेट्स एनर्जी कहीं हो रही भाई रिलीज, और प्लस मतलब अब्सॉर्ब। एनीवेज, सो आपके पास में ये दो इक्वेशंस आई। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, आप इन दोनों का रेशो निकालिए, इन दोनों का बच्चों रेशो मतलब समझते होंगे अनुपात, तो भैया ये इन दोनों का रेशो लेंगे तो देखिए -E/3 और अपॉन में -E इज इक्वल टू बच्चों hc/λ और फिर बच्चों hc/λ1। होप यू हैव गॉट दिस।
बच्चों पहले केस में थी माइनस ई बाय 3 इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, और दूसरे केस में बच्चों माइनस ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा 1। इन दोनों का रेशो लेंगे बच्चों अगर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, एच सी से एच सी कैंसिल बच्चों, ये लेमडा 1 अपॉन लेमडा। अब सॉल्व करेंगे बच्चों तो लेमडा 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, एक सेकेंड, हाँ ये 1/3 आ गया, सही बात है। तो ये कितना आ गया बच्चों, इससे लेमडा 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, लेमडा बाय 3, लेमडा बाय 3 आ गई। भाई दोनों का रेशो लिया आपने, रेशो लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, एस सी से एस सी कैंसिल हो गया, लेमडा 1 ਨੂੰ ਉੱਤੇ लेके जाओ भाई, लेमडा थले ले जाना है, आ गया भाई। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ भाई लेमडा 1 ਦੀ वैल्यू आ गई, लेमडा अपॉन 3। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में जो है वेवलेंथ आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था बच्चों। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि अगर कभी कुछ ऐसा दे रखा हो कि फलाने पर इतना तो ढिमकाने पर कितना, तो वो फलाने और ढिमकाने के लिए आपको क्या करना बच्चों, दोनों का रेशो लेना है। एक सिंपल कैलकुलेशन था बच्चों, इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक वाली निकाली, अब यहाँ से यहाँ तक वाली निकालनी है। तो अगर जिन लोगों ने बच्चों ये सम पहले कर लिया बहुत अच्छी बात है, मतलब अभी जब मैंने दिया पॉज करके करने के लिए, जो नहीं कर पाए बच्चों उनको मेरी सलाह ये रहेगी कि अब इतने वाले पोर्शन के लिए आप स्वयं कीजिए। अगर आपसे ये मैंने अगर अप्रोच नहीं बन पाई हो पिछली बार, तो अब आपकी अप्रोच बन गई है। सो अब इस केस में आप लोगों को स्वयं करना चाहिए बच्चों, फटाफट वीडियो को पॉज करके। और ये एक नॉर्मल सी बात है बच्चों, देखिए हम अगर ये सोचें कि वीडियो क्लासेस से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं बजाय कि रेगुलर क्लास के, इफेक्टिवली ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप, पर इस वक्त थोड़ा सा आपको भी अपने भेजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन सुनते से ही खुद से वीडियो को पॉज करके करें। पहली बात, कई बार मैं कुछ क्यूरियोसिटी टाइप के क्वेश्चन बोल रहा होता हूँ जिसमें कुछ सवालों के जवाब सोचने होते हैं, तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर सोच सकते हैं कि अच्छा इसका जवाब क्या होगा, जो नॉर्मली क्लास में होता है कि जैसे कोई एक क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा कैसे होता होगा, तो वो क्वेश्चन बोला तो बच्चे सोचने लग जाते हैं, आपस में बातें करने लग जाते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं ऐसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो वो काम बच्चों आप वीडियो को देखे देखे भी कर सकते हैं कि जहाँ क्वेश्चन आए वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके सोचा कि क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात रहेगी बच्चों अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। और इसके बाद में बच्चों आपके पास में जो अगली बात आती है वो आती है कि आप जो है साहब क्वेश्चन करें खुद से, जब भी आता है क्वेश्चन खुद से करें। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन में अटक जाते हैं, कहीं हम शुरुआत नहीं बन पाती, हमसे अप्रोच नहीं बन पाती, जिसको हम यूँ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर अप्रोच नहीं बन पाती, डोंट वरी एट ऑल। आप क्या करिए बच्चों, अगर थोड़ी सी स्टेप आपको समझ में आ गई कि अच्छा ऐसे होगा, तो आप वहाँ वीडियो को पॉज करके आप आगे बढ़ जाइए। ऐसा भी कर सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि आप पूरा इंटायर सॉल्यूशन देखें, इट इज़ अप टू यू। भाई आपने कर लिया तो फिर पूरी सॉल्यूशन को देखने से मतलब नहीं है। आपने 3-4 स्टेप देखी, आपको लगा अब मैं कर सकता हूँ, वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप शुरू कर दीजिए, ये कर लीजिए। तो ये करेंगे बच्चों, और फिर चाहे तो आगे बढ़ाकर देख सकते हैं कि वेदर यू मेड करेक्ट कैलकुलेशंस और नॉट, दैट यू कैन गो इट। सो ये बच्चों बहुत सुपीरियर बात रहेगी अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, अनडाउटेडली आपकी सक्सेस बहुत बढ़ जाएगी। और बच्चों सिर्फ पढ़ाने के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाना का काम करता हूँ रिजल्ट बनाने के लिए। तो रिजल्ट बनाना है तो भैया तरीकों को मानिए, मज़ा आएगा आपको, मुझे, सभी को। एनीवेज, अब अगला जो काम है बच्चों वो हमारे पास में आता है कि हमें इस वाले केस में निकालनी थी। इस दरम्यान शायद कुछ लोगों ने निकाल ली होगी। तो देखिए बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो हाउ मच एनर्जी इट विल रिलीज, इट विल रिलीज बच्चों 4E/3 - 2E, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अर्लियर इट वाज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट कैरिंग एनर्जी 2E, फाइनली इट इज जंपिंग इनटू द ऑर्बिट कैरिंग एनर्जी 4E/3। सो द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ both of these two orbit would be equals to this, which will be equals to hc upon lambda 2. Here the wavelength release would be lambda 2. Now you see बच्चों, अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो 3 2s are 6, तो ये -2E/3 आएगा बच्चों, एंड इट इज इक्वल टू hc अपॉन lambda 2। भाई 4E/3 में से 2E जाएंगे, 3 2s are 6, 4 में से 6 का बच्चों -2E बचेगा। तो ये जो आ गया बच्चों, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप इस इक्वेशन नंबर 3 का रेशो बच्चों किसी के साथ भी निकाल सकते हो, वेदर यू कैन डिटरमाइन रेशो विद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट। तो बच्चों आप इन दोनों में से किसी के साथ में भी रेशो प्रोपोर्शन निकाल लीजिए। अब आप इन दोनों में से किसी के साथ भी निकालेंगे बच्चों, तो ये लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन के साथ में मैं थर्ड का रेशो ले लेता हूं। तो ये कितना होगा बच्चों, फर्स्ट वाली क्या थी, -E/3,
और थर्ड वाली क्या थी बच्चों, -2e/3, और ये क्या है बच्चों, दिस इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा, एंड दिस इज इक्वल टू बच्चों HC अपॉन लेमडा 2। ये था बच्चों -e/3 इक्वल टू HC अपॉन लेमडा, और ये -2e/3 इक्वल टू HC अपॉन लेमडा 2, और माइनस माइनस के हो रहे भैया प्लस हो रहे, e/3 से e/3 भी कैंसिल, HC से HC भी कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरीके से बच्चों आएगा आपके पास में 1/2, ये 1/2 आ जाएगा भाई, माइनस माइनस कैंसिल, e/3 से e/3 कैंसिल, 1/2, और ये जो है बच्चों डिनोमिनेटर से ये SC से SC कैंसिल हो गया, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है, यू मस्ट बी नोइंग दैट गोज इन न्यूमरेटर, सो बच्चों ये लेमडा 2 अपॉन लेमडा आ जाएगा भाई, ये SC से SC कैंसिल हो गया, लेमडा 2 ऊपर चला गया, सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये आपके पास में लेमडा 2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, लेमडा अपॉन 2, लेमडा अपॉन 2 आ गई। तो ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था बच्चों, फंडा सिंपल सा ये था बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाता है तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करता है जितना उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है। इतना सा लॉजिक आपको लगाना था बच्चों। मैं प्रश्नों को आगे बढ़ा रहा हूं, जिससे ये नहीं करा हो बच्चों वो कॉपी कर सकता है। सॉल्यूशन अभी भी आपके समक्ष ही लिखा है। चलिए बच्चों, हमें दे रखा है ये कोई ऑर्बिट है बच्चों जिसकी एनर्जी है E1, ये कोई ऑर्बिट है बच्चों जिसकी एनर्जी है E2, और ये कोई ऑर्बिट है बच्चों ये उसकी एनर्जी है E3। कहने को कह सकता है भैया कि ऑर्बिट तो सर सर्कुलर होता है, आप तो लाइन ड्रॉ कर रहे हो। तो बच्चों मैं ये ऑर्बिट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑर्बिट की एनर्जी बता रहा हूँ कि ये एनर्जी है उतनी। भाई ऑब्वियसली एवरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद सम एनर्जी, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड, और इन्फिनिटी पर पहुंच जाने पर भैया कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। आपने देखा बच्चों, बाकी सब जगह पर नेगेटिव होती है। एनीवेज, सो इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 इसकी, E2 इसकी, E3, और आपसे ये कहा बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो उसने वेवलेंथ रिलीज करी λ1, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो उसने वेवलेंथ रिलीज करी λ2। इट हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम दैट व्हेन इट जंप्स फ्रॉम एनर्जी ऑर्बिट E2 टू E1 इट इज रिलीजिंग वेवलेंथ λ1। इन दिस सिचुएशन इट इज रिलीजिंग वेवलेंथ λ2। then how much wavelength it will release in this situation। इस सिचुएशन में बच्चों, इस स्थिति परिस्थिति में वो कितनी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करेगा। क्षणिक देर के लिए बच्चों वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने का है। इसके लिए बच्चों वीडियो को पॉज कर दीजिएगा जरूर से, और खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। होप हो सकता है इस दरमियान मेरे बोलने से पहले भी कर दिया हो पॉज। तो चलिए साहब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, E2 से E1 आता है, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो E1 माइनस E2 करेगा, और जितनी दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा बच्चों उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ जाएगी। एंड लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यही कुछ होगा बच्चों। जब वो यहाँ से यहाँ आया तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी, उसने रिलीज करी साहब E1 माइनस E2, फाइनल माइनस इनिशियल। यही कुछ होगा। जब वो यहाँ से यहाँ आया तो उसने रिलीज करी E1 माइनस E2 बराबर SC अपॉन λ1। ओके चलिए, और जब वो यहाँ से यहाँ आया तो उसने कितनी रिलीज करी, E2 माइनस E3 इज इक्वल टू कितना, HC अपॉन λ2। एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकंड। जब दो ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वो जितनी दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों वो उतनी रिलीज करेगा। तो जब वो यहाँ से यहाँ आया तो उसने रिलीज करी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू SC अपॉन λ1, और जब वो यहाँ से यहाँ आया तो उसने रिलीज करी इतनी। अब जब वो यहाँ से आएगा तो कितनी रिलीज करेगा, तो उसको आप λ3 मान लीजिए, आपकी इच्छा हो λ3 मान लीजिए, आपकी इच्छा हो λ मान लीजिए, जो आपके मन में आ रहा है वो मान लीजिए। अब क्या होगा बच्चों, हम जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो वो कितनी रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा E1 माइनस E3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, HC अपॉन λ3। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम ऑर्बिट एनर्जी E3 टू एनर्जी E1, हाउ मच एनर्जी इट रिलीजेस, इट रिलीजेस बच्चों E1 माइनस E3 होगा। पहले वो भैया E3 में था, बाद में वो E1 में आ गया, तो एनर्जी रिलीज करेगा जितनी दोनों का डिफरेंस है, मतलब E1 माइनस E3 इज इक्वल टू SC अपॉन λ3 होगा बच्चों। अब मैं ऐसा कुछ करूं, मुझे एक्चुअली क्या बच्चों, दिस λ3 आई वांट टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ λ1 एंड λ2। एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में चिपका लीजिए बच्चों कि जो पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, आंसर हैज टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ दोज पैरामीटर्स। उन पैरामीटर के टर्म्स के अलावा कुछ और आंसर और कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको λ1 दे रखा है,
लेमडा 2 दे रखा है, E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, E3 दे रखा है। आंसर इन्हीं की टर्म्स में आना चाहिए, इनके अलावा और कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं खासतौर पर फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा करते हैं अनडाउटेडली, तो उसमें फिर कई बार आंसर किसी ऐसे पैरामीटर के टर्म्स में लाते हैं जो क्वेश्चन में है ही नहीं। जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने मर्जी से मान दिया वेलोसिटी v है, तो आंसर में v भी लिखा हुआ ला दिया, तो वो नहीं चलेगा। बोल दिया डिस्प्लेसमेंट x है, तो अपनी मर्जी से उसमें x भी ला दिया, नहीं चलेगा। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ दोज पैरामीटर्स ओनली बच्चों विच हैव ऑलरेडी बीन गिवन इन द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम में पहले से गिवन है बच्चों, आप उनको लिखिए ना, जो नहीं गिवन उनको क्यों लिखने का, नहीं। तो यहां भी आंसर इन्हीं की टर्म्स में आना चाहिए। इनमें से कोई एक आध नहीं आए, 2-3 नहीं आए, वो चलेगा, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। कुछ आपका आंसर में भलता ही कुछ एक्स आ गया लिखा हुआ, तो वो नहीं चलेगा। ऐसे तो फिर कोई भी सपोज कर ले कि लेट अस सपोज दैट आंसर इज एक्स, माना कि आंसर एक्स है, ऐसा भी तो हो सकता है, पर नहीं बाबा, नहीं। आपको आंसर केवल उन्हीं पैरामीटर के टर्म्स में लाना है जो पैरामीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो E1 माइनस E2 की वैल्यू बच्चों इतनी, E2 माइनस E3 की वैल्यू बच्चों इतनी, और यहां से यहां पर आया तो कितनी बच्चों, इतनी, कुछ ऐसा होगा। अब आप क्या करिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड, ये E1 माइनस E3 को बच्चों एक काम कीजिए, मैं अगर इसमें से E2 को घटा दूं और E2 को ही बच्चों मैं इसमें जोड़ दूं, तो मेरे ख्याल से नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। भाई ये E1 माइनस E3 जो था, E1 माइनस E3 को E1 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E3 लिख दूं, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। भाई एक सिंपल मैथमेटिकल एल्गोरिथम लगा दिया बाबा, माइनस E2 जोड़ दिया, प्लस E2 घटा, ये माइनस भी कर दिया, प्लस भी कर दिया। E1 माइनस E3 को मैं E1 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E3 लिख सकता हूं। अब ये E1 माइनस E2 क्या होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू SC अपॉन लेमडा 1, और ये क्या होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू SC अपॉन लेमडा 2। भाई E1 माइनस E2 होगा SC अपॉन लेमडा 1, E2 माइनस E3 होगा SC अपॉन लेमडा 2, एंड दिस वुड बी बच्चों HC अपॉन लेमडा 3। E1 माइनस E2 SC अपॉन लेमडा 1 होगा, E2 माइनस E3 SC अपॉन लेमडा 2 होगा। E1 माइनस E2 बच्चा कितना, ये E2 माइनस E3 कितना बच्चों, ये, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये। अभी ये HC से HC कहीं होना हो भाई, कैंसिल होना है भाई, ये HC मैं फिर बोल रहा हूँ, E1 माइनस E2 होगा SC अपॉन लेमडा 1, E2 माइनस E3 होगा बच्चों SC अपॉन लेमडा 2। तो कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, और इस बेसिस पर बच्चों 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन लेमडा 3। ये कुछ आएगी आपके पास में कहानी बच्चों, 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 3। ये लीजिए साहब, और इस तरीके से बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 अपॉन लेमडा 1 लेमडा 2 इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन लेमडा 3। इसका पलटा मार देंगे, इसका इन्वर्स मार देंगे बच्चों, तो लेमडा 3 की वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 आ जाएगी, और ये आपके पास में बच्चों वेवलेंथ आ जाएगी। सिंपल। भाई हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी दोनों का डिफरेंस है। तो इस केस में E1 माइनस E2, इस केस में E2 माइनस E3, इस केस में E1 माइनस E3, और E1 माइनस E3 में माइनस E2 घटाया, E2 जोड़ा, और E1 माइनस E2 की वैल्यू बच्चों SC अपॉन लेमडा 1 थी, E2 माइनस E3 की वैल्यू बच्चों SC अपॉन लेमडा 2 थी। कुल मिलाकर ये आंसर आ गया। माना मैंने इस आंसर में बच्चों E1 लिखा हुआ नहीं आया, E2 लिखा हुआ नहीं आया, E3 भी लिखा हुआ नहीं आया, पर कम से कम वही पैरामीटर्स है ना जो पैरामीटर्स क्वेश्चन में दे रखे थे, लेमडा 1 लेमडा 2 वर दोज पैरामीटर विच हैव ऑलरेडी बीन गिवन इन द प्रॉब्लम। तो ये हो गया बच्चों इस तरीके से। अब यहाँ मैंने कुछ लोगों को अकल लगाते हुए देखा है बच्चों कि मैंने जब ये क्वेश्चन दिया तो बोला कि बच्चों बताओ इस केस में कितनी रिलीज होगी, तो कोई उसको लेमडा 3 मानता है, कोई उसको लेमडा मानता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, और वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि सर लेमडा बराबर कितना, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बोल देते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों इस समय जिन्होंने वीडियो को करते समय भी अभी यही काम करा होगा वो डेफिनेटली अब मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि ये तो मैंने किया था, सर को मालूम पड़ गया। सर को मालूम पड़ना लाजमी बच्चों, सर ने बहुत लंबा समय बिताया इस फील्ड में, उसके बाद ही
जो है आपसे बात कर पा रहे हैं। तो बच्चों ये जो एक्चुअली बात है, ये बिना कुछ लॉजिक लगाए, क्या तुक्का लगाया, क्या दिमाग में आया, साहब आपने लेंथ निकालनी है, सर टोटल लेंथ निकाले, दोनों को जोड़ दो। ये कोई सिंपल लेंथ थोड़ी ना कि यहाँ तक की लेंथ लेमडा 1 है, यहाँ तक की लेमडा 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 होगी। दिस इज नॉट अ ज्योमेट्री, ये कोई ज्योमेट्री नहीं है कि साहब यहाँ से यहाँ तक की होता ना कि जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चों, लेमडा 1, इन दोनों की कितनी, लेमडा 2, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी सर, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 होगी। ऐसा मत कर दीजिएगा बच्चों, दिस इज नॉट लेंथ, दिस इज वेव लेंथ। आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट द सेपरेशन बिटवीन दिस टू इज लेमडा 1, आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट सेपरेशन बिटवीन दिस टू इज लेमडा 2। ऐसा नहीं बोला बच्चों। यहां से यहां आने पर लेमडा 1 रिलीज होती है, यहां से यहां पे आने पर लेमडा 2 रिलीज होती है। वेव लेंथ इज डिफरेंट एंड लेंथ इज डिफरेंट, दे बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। तो ऐसा कोई मैथमेटिक्स मत लगाइएगा बच्चों। अभी हम लोग आगे बढ़ते, और आगे बढ़ने के लिए मुझे फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। भैया चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं इस दरमियान आपको। आपसे बोला है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड। कितनी एनर्जी लगेगी बताइए। आपको क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, हमें कितनी एनर्जी लगेगी हमें बच्चों बताना है। तो वीडियो को फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि तात्कालिक रूप के लिए विराम देके करिए। अभी देखिए ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, इनिशियली इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में था बच्चों, इनिशियली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था। भाई ग्राउंड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन वाज इनिशियली प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो एनर्जी कितनी होगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर फिर भी चलिए कोई बात नहीं हम कर देते हैं। ये लीजिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होगी बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद में बच्चों फाइनली इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब बच्चों फोर्थ ऑर्बिट है, ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो फाइनली जो एनर्जी होगी बच्चों वो कितनी हो गई, फाइनली एनर्जी हो गई -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेरे ख्याल से बच्चों दिस इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो जो बच्चों एनर्जी लगेगी, आपको पता है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हाउ मच एनर्जी इट रिक्वायर्स और रिलीजेस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ द ऑर्बिट्स। सो आई वुड से बच्चों दिस इज -0.85 माइनस ऑफ 13.6। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों 6 मतलब 25 हो गया, मतलब 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And here you see that answer is positive, and if answer is positive it implies that energy would have to be absorbed. एनर्जी को absorb करना पड़ेगा। भाई एनर्जी अगर माइनस में आ जाए तो रिलीज होती है, लेकिन अगर प्लस में आ जाए बच्चों तो एब्जॉर्ब होती है, ये आप जानते हैं बच्चों। तो ये प्लस में आ रही है मतलब एनर्जी देना पड़ेगी। और नेचुरल सी बात है बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट देन एनर्जी वुड हैव टू बी गिवन। मुझे थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, तो मैं इसको हटाऊं या चलिए थोड़ी देर और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अभी आपसे बोला है बच्चों इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस आयन, electron of helium plus ion jumps from second orbit to first orbit. Electron of helium plus ion jumps from second orbit to first orbit. What is the wavelength released by it? उसने कितनी wavelength release करी वो आपको बतानी है। हीलियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया बच्चों, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया, उसने कितनी वेवलेंथ रिलीज करी आपको बतानी है बच्चों। तो फिर वही बात होगी कि तात्कालिक रूप के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। देखिए इलेक्ट्रॉन इनिशियली कौन से ऑर्बिट में था बच्चों, सेकेंड ऑर्बिट में, तो -13.6 Z² अपॉन n²। और n की वैल्यू कितनी बच्चों, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट, ऑफ कोर्स सेकेंड ऑर्बिट। सो दिस वुड बी द एनर्जी इनिशियली, एनर्जी इनिशियली इतनी थी। और बाद में बच्चों वो फाइनली किस ऑर्बिट में गया, फाइनली बच्चों वो गया है फर्स्ट ऑर्बिट में। तो 2² अपॉन 1
ये कुछ आएगा। और 13, 26, 52, 54.4, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है बच्चों। ये आ गई। इनिशियली इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में था? सेकेंड ऑर्बिट में। फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गया? फोर्थ ऑर्बिट में, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में, लिखा हुआ है ऊपर। अभी बच्चों कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? हाउ मच एनर्जी इट विल रिलीज? इट विल रिलीज एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ ऑफ दिस टू ऑर्बिट। अब वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों? जितनी दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, जितनी दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों, मतलब -54.4 माइनस 13.6। अभी बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मैं पाता हूं दिस इज -40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज -40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस साइन इज सिंपली इंडिकेटिंग दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। माइनस क्या बता रहा है बच्चों? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये -40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। अब अगर मैं ये इस बेसिस पर बच्चों, इफ आई वांट टू फाइंड आउट वेवलेंथ, मुझे एनर्जी नहीं निकालनी थी इस बार बच्चों, इस बार मुझे निकालनी थी हाउ मच वेवलेंथ इट इज रिलीजिंग। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बच्चों, E इक्वल टू होता है hc/λ, hc/λ। अब E की वैल्यू कितनी बच्चों? दैट इज 40.8। माइनस साइन आपको रखने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू प्लेस हियर माइनस साइन, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट माइनस साइन इज सिंपली इंडिकेटिंग दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड एंड हाउ मच इट इज बीइंग रिलीज्ड, 40.8। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू जूल बच्चों, because here whatever values we are going to feed are simply in MKS unit system. So this is 40.8। C की वैल्यू पहले तो E की वैल्यू इतनी थी, उसे जूल में कन्वर्ट किया। H की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। C की वैल्यू बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये अपॉन में बच्चों लेमडा। E की वैल्यू 40.8 है, और उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, आप ये आ जाएगा भाई 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने जूल में कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू hc/λ। इन दिस वे व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा यू पीपल विल फाइंड बच्चों, वो जो भी लेमडा की वैल्यू आएगी वो लेमडा की वैल्यू आपके पास में मीटर में आएगी। बिकॉज मैंने आपसे बोला बच्चों पहले भी कि यहाँ जितनी भी वैल्यूज रख रहे हैं हम सारी वो MKS सिस्टम में रख रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड में। तो हमने एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हमारे लिए अवश्यम भावी घटना हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हमारे लिए अवश्यम भावी होगा, बिकॉज हम लोग MKS सिस्टम में काम कर रहे हैं। क्योंकि H की जो वैल्यूज आपको पता है बच्चों 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, वो आपको जूल्स में पता है, you have that value in joules, so naturally it becomes your duty and responsibility to put this value in joules naturally। so ये जूल में होगा बच्चों, ये भी जूल में, ये जूल में था इसलिए जूल में करना पड़ा C, और ये आपके पास में मीटर्स में आ जाएगा बच्चों। और फिर उस मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए ये जो भी आएगा बच्चों इंटू 10 टू द पावर 10 कर देंगे तो वो आपके पास में एंगस्ट्रॉम में आएगा। वाई? बिकॉज वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू बच्चों कितना? 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो बस आप इसको कर देंगे, इस तरह से आपके पास में आ जाएगा। सो दिस इज अ बिट लेंथियर कैलकुलेशन। अनडाउटेडली बच्चों ये थोड़ी सी लंबी गणना है, डिफिकल्ट तो नहीं है पर हाँ लंबी जरूर है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, किसी किसी को अनोइंग इरिटेटिंग फील हो सकती है। बट अगर मैं एक काम करूं, मैं इसमें थोड़ा सा तनिक सा चेंज लाऊं, क्या करूं बच्चों में कि मैं ये वाला फार्मूला लगाने से अच्छा मैंने आपको बताया एक डायरेक्ट आपके पास में एक रेडीमेड शॉर्टकट फार्मूला बच्चों ये वाला, ये रखिए। तो E की वैल्यू बच्चों 40.8 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 12375, और अपॉन में लेमडा कितना बच्चों? अपॉन में लेमडा आपको निकालने का है, ये लीजिए। E की वैल्यू कितनी बच्चों? 40.8 है। E की वैल्यू 40.8 है, 12375 अपॉन लेमडा। तो यहाँ से आपके पास में लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी? यू विल फाइंड दैट वैल्यू ऑफ लेमडा इज 12375 अपॉन 40.8, और ये जो आएगा बच्चों ये सीधे सीधे आंसर आपके पास में एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। यहाँ कोई मीटर वीटर का वांदा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का वांदा नहीं। इसीलिए बच्चों ये फार्मूला मैंने आपसे कहा था कि ये शॉर्टकट है, आसान कर देता कैलकुलेशन को। यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करा, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन विच इज अ बिट लेंथी टास्क, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा यू फाइंड इट
in unit meter, then you convert into angstrom, will be a higher time consuming. जबकि यहाँ बच्चों सीधे सीधे तुम्हारा काम होगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी वैसे की वैसी रखी, वेवलेंथ सीधे के सीधे angstrom में आएगी, हमारा काम फटाफट खटाखट हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों, ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, पहले आपने पहले वाली एनर्जी निकाली, बाद वाली एनर्जी निकाली, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर उसको आप चाहे तो यहां से करेंगे यहां से करेंगे, दो मेथड्स आपके पास। अदरवाइज बच्चों मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे पास में एक और बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर सुशील फार्मूला है बच्चों, 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/Ni² माइनस 1/NF²। 1/λ is equals to RZ², 1/Ni² माइनस 1/NF²। रिडबर्ग फार्मूले से आपने निकाला था बच्चों, आपको ध्यान हो तो ये 1/λ इज इक्वल टू बच्चों R, और R ही रहने दीजिए उसको। Z जो है बच्चों वो यहाँ पर कितना हीलियम है, हीलियम का Z बच्चों 2 होगा, हीलियम का Z 2 होगा। 1/Ni की वैल्यू कितनी बच्चों, सेकेंड ऑर्बिट था, बाद में बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट पर चला गया। मैंने R की वैल्यू नहीं रखनी, R की वैल्यू मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। और R की वैल्यू की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, जितनी जरूरत आपको 1/R की पड़ेगी। 1/R इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। So 1/λ इक्वल टू RZ² 1/Ni² माइनस 1/NF²। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, दिस इज 1/λ इज इक्वल टू 4R, और यहाँ एलसीएम लीजिए बच्चों, ये 4 है ये 1 है, तो ये 1 माइनस 4/4R। ये बच्चों 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 है, और यहाँ पर R है, और 1/4 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 4/4R हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर 4R थोड़ी ना आएगा, 4 ही आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है मैंने भैया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये 1/4 है, ये 1 है बच्चों, 4 इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 4/4। अभी 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल बच्चों, तो λ इज इक्वल टू कितना आएगा, λ इक्वल टू आएगा बच्चों, या मैं चलिए 1/λ ही रखता हूँ, 1/λ इज इक्वल टू बच्चों -3R, 1/λ इक्वल टू -3R, तो λ इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -1/3R, -1/3R 1/3, और 1/R की वैल्यू बच्चों कितनी है, 912 एंगस्ट्रॉम। कितनी है बच्चों यहाँ पे देखिए, सॉरी यार, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, नहीं नहीं बिल्कुल सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा है। R की वैल्यू बच्चों ये थी, और 1/R की वैल्यू ये थी, तो आपने डायरेक्ट 1/R की वैल्यू रखी बच्चों। माइनस साइन अगेन सेइंग इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी वेवलेंथ रिलीज हो रही है 1/3, और जहां तक 1/R का सवाल है बच्चों, तो 1/R होगा 912 एंगस्ट्रॉम। ये लीजिए साहब, ये 912 एंगस्ट्रॉम है, तो ये आपके पास में बच्चों वेवलेंथ आ गई और एनर्जी आ गई इस तरीके से बच्चों। तो आपके पास में बच्चों एक तरीका तो ये कि आप पहले इनिशियल की एनर्जी निकालें, फाइनल की एनर्जी निकालें, फिर डेल्टा ई निकालें, फिर आप ये तरीके से वेवलेंथ निकाल दें या ये तरीके से वेवलेंथ निकाल दें। ऑफ कोर्स इस वाले तरीके के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ दिस अप्रोच, आई मस्ट से दिस अप्रोच इज बिट कन्वीनियंट बिकॉज इट गिव्स अस लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो ये वाला कैलकुलेशन आसान रहेगा, और मेरे ख्याल से बच्चों अगर आप ये रिडबर्ग वाला देखें तो ये और भी आसान है। कारण क्या है, इसमें आपको एनर्जी निकालना पड़ी, आप ये वाली अप्रोच अपनाएं या ये वाली अप्रोच अपनाएं, वेदर यू आर गोइंग टू अप्रोच इन दिस वे और इन दिस वे, इन दोनों तरीकों में बच्चों आपको ये स्टेप्स एसेंशियल हैं एनर्जी निकालने वाली, एसेंशियल है। पहले एनर्जी निकालेंगे उसके बाद ही काम करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं निकालना पड़ेगी, आपके पास डायरेक्ट वेवलेंथ आ जाएगी, डायरेक्ट आपके पास में बच्चों वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये इसका एक फ़ायदा है। मेरे ख्याल से ये वाली ज़्यादा आसान पड़ेगी, और शायद आप लोग भी ये मानेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, चलिए, जिससे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम 2+ आयन, इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम 2+ आयन jumps from, electron of lithium 2+ ion jumps from second excited state to first excited state, second excited state to first excited state, calculate wavelength released। बच्चों वीडियो को पॉज करके करिए।
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, कितनी वेवलेंथ रिलीज वो करेगा हमें बतानी है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक तरीका तो ये है कि हम लोग पहले काम करें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, थर्ड ऑर्बिट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा थर्ड ऑर्बिट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा बच्चों सेकेंड ऑर्बिट। This is second excited state which says n equals to 3. This is first excited state which says n equals to 2. तो यहाँ यदि हम देखें बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है मतलब जिसका है n इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसका मतलब है n इक्वल्स टू 2। अब क्या कर रहा हूँ भैया मैं यहाँ पर जो है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए लिथियम 2+ आयन में बच्चों 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, और उस पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो ग्राउंड स्टेट होगी, उसके बाद की जो होगी बच्चों वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, उसके बाद की जो होगी बच्चों वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी। डायग्राम को देखकर इट इज़ वेरी क्लियरली proved that the second excited state is third orbit, while बाद में बच्चों को second orbit में आ गया। तो अभी मैं एनर्जी निकालता हूँ बच्चों। इनिशियली इट वाज प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, -13.6, जेड स्क्वायर, जेड कितना आएगा भाई 10 आएगा, एन कितना आएगा भाई ओ भी 10 आएगा, तो ये एनर्जी आ जाएगी इनिशियल। और फिर फाइनल वाली अगर मैं देखूं बच्चों तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस, वो कौन से ऑर्बिट में होगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन हैज जम्प्ड इनटू द सेकंड ऑर्बिट। फाइनली इलेक्ट्रॉन बच्चों सेकेंड ऑर्बिट में आ गया, -13.6, ये जेड है बच्चों, ये एन है। जेड तो वही का वही चल रहा है बच्चों क्योंकि वो लिथियम है। तो यहाँ आपके पास में फाइनली एनर्जी इतनी आ गई, इनिशियल एनर्जी इतनी थी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, सीधी सीधी बात है बच्चों। यू विल डिटरमाइन डिफरेंस ऑफ दिस टू, सो दैट वुड गिव यू द एनर्जी डिफरेंस। कितना आ गया बच्चों, वो आप निकालेंगे, वो हो जाएगा E2 - E3, E2 - E3, एंड नेचुरली बच्चों वो नेगेटिव आएगा। ये तो सीधा सीधा -13.6 ही आ गया, ये तो सीधा सीधा 13.6 ही आ गया। और रही बात बच्चों यहाँ पर, तो ये -3.4 इंटू 9, 3.4 इंटू 9 जो होगा बच्चों वो 3.16 आ रहा है, मेरे ख्याल से 06 आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 3 बचा, 3 9 जा 27, 3.06 आई टोल्ड यू। तो ये आ रहा है बच्चों 30.6 हो जाएगा ना, 3.4 इंटू 9, सो दिस वुड बिकम बच्चों -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होप कैलकुलेशंस मेड बाय मी आर करेक्ट। अगर गलती हो जाए बच्चों तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, यू विल फाइंड दिस इज -17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई कैन पुट दीज वैल्यूज, तो ये -17 आ रहा है, माइनस साइन फिर वही किसी पिटी सी बात बच्चों रिलीज हो रही है। अब ये एनर्जी डिफरेंस आ गया बच्चों, दिस एनर्जी डिफरेंस यू विल पुट इनटू दिस इक्वेशन, आइदर यू गो फॉर पुटिंग इन दिस इक्वेशन हियर, इफ यू पुट देन दिस डेल्टा ई वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू जूल, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जूल में, सी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में रखूंगा, लेमडा की वैल्यू मीटर में आएगी, और इसको बाद में एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लूंगा। एक तरीका तो ये, और नहीं तो बच्चों दूसरा तरीका बड़ा सुंदर और सुशील किस्म का है, जिसमें आपको ये सारे कन्वर्शंस नहीं करना पड़ते, आपका काम डायरेक्ट होता है बच्चों। हियर यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा यू विल गेट इज इन एंगस्ट्रॉम बच्चों। सो दिस इज 1 2 3 7 5, ये आ गया बच्चों। तो ये लेमडा आपके पास में आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ये लेमडा जो आएगा बच्चों दैट यू विल फाइंड आउट इन एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास में एक तरीका हो गया बच्चों इसको करने का। ऑफ कोर्स इस वाली मेथड से चीपर वन रहेगी बच्चों, ये इजियर वन रहेगी ये, बिकॉज इसमें कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। और दूसरी बात अदरवाइज बच्चों 1 बाय लेमडा इक्वल्स टू आर, जेड की वैल्यू ये, इनिशियल इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था, फाइनली वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। अभी बच्चों ये 9r आएगा, ये 1 माइनस ओ हो ये देखिए साहब 1/9 - 1/4, ये 9r, ये 4, ये 9, और 4 9s आ बच्चों 36, 4 9 से 36। ये देखिए साहब, ये 4 आपने, ये 1/9 हो गया, ये 1/4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये 9 से ये गया 4 टाइम्स, और ये बच्चों -5/4r आया है, ऐसा कुछ आया है, आया है, आया है।
क्यों भैया, ये -5 बचेगा और ये 9 से गया 4 टाइम्स, तो ये आया बच्चों। पर मेरे को 1/λ नहीं कैलकुलेट करने का ना बाबा, मेरे को लेमडा को कैलकुलेट करने का। तो लेमडा होगा बच्चों 4/5r, और ये 4/5 और 1/r की वैल्यू बच्चों बड़े बुजुर्गों ने हमें बता रखी है 912 एंगस्ट्रॉम होती है, 912 एंगस्ट्रॉम होती है। तो लेमडा रख दीजिए, सॉरी आप 1/r की वैल्यू रख दीजिए, 1/r की वैल्यू रख देंगे बाबा तो अपने पास में आंसर एकदम क्लियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में बच्चों बड़ा सस्ता सा कैलकुलेशन है। तो फर्दर अब हमको जब भी कभी सम्स करने को आएंगे बच्चों तो हम इसी मेथड को प्रेफर करेंगे। मैंने करके बता दिया आपको, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग बोथ द वेज, अदरवाइज दिस मेथड इज इजियर वन, एंड वट एवर इज टेकिंग लेसर टाइम वी विल बी ऑप्टिंग फॉर दैट ओनली। सो लेट अस गो अहेड, चले आगे, चलिए। और उसके लिए बच्चों मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन बच्चों में अगला आपसे बोल रहा हूं, सिंपल से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ताकि थोड़ी सी फार्मूलों की जस्ट प्रैक्टिस हो जाए तो बेहतर होगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी रिलीज्ड। क्या बतानी है आपको बच्चों, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी रिलीज्ड। तो आप चाहें तो थोड़ी देर बच्चों वीडियो को पॉज करके आप करें। थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गया बच्चों, कितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी वो आपसे पूछी है, तो हम करें, चला जल्दी से। देखिए बच्चों, पहले तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, 1/λ इक्वल टू आ जाएगा बच्चों r, z की वैल्यू 1 है ना, z की वैल्यू 1 है, बिकॉज मैंने हाइड्रोजन बोला हुआ, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, अच्छी बात है। चलिए अब ये बच्चों 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, अब ये कितना होगा बच्चों, दिस इज 4, दिस इज r, दिस इज 4 - 9/36, ये बच्चों 1/λ आएगा। इससे लेमडा की वैल्यू निकालिए बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू 36/5r। माइनस साइन आएगा, माइनस साइन तो सिर्फ ये बताएगा कि हाँ बादशाह रिलीज हो रही है, अदरवाइज कितनी रिलीज हो रही है, तो ये 36/5 है, और 1/r की वैल्यू बच्चों 912 एंगस्ट्रॉम है। अब बच्चों ये देखो 36/5 आ चुका, 4 में से 9 जाएंगे बच्चों, 5 बचेंगे, ये तो आप समझ सकते हो यार, समझ सकते हो। तो ये आपके पास में जो वेवलेंथ आएगी बच्चों, ये एंगस्ट्रॉम में आएगी। अब इस एंगस्ट्रॉम, अभी वेवलेंथ आई है, यू रिमेंबर दिस इज वेवलेंथ, पर मेरे को वेवलेंथ नहीं निकालने का बाबा, मेरे को क्या निकालने का मालूम, मेरे को निकालने का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ आ गई, एनीवेज। अब मैं एक काम करूं बच्चों, आपके पास में एक रिलेशन है, दुनिया भर में कोई भी वेव हो, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वो उसकी वेलोसिटी होती है। कोई भी वेव हो, फिर भले वो लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, या किसी और तरह की कोई वेव हो बच्चों, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेलोसिटी में जो रिलेशन आप लोगों ने बच्चों जूनियर क्लास में स्थापित कर रखा है, वो यही है। अब यहां पर बच्चों वेवलेंथ कितनी है, दैट इज 36/5 × 912, और इस एंगस्ट्रॉम को बच्चों मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। दिस इज 36/5, 912 एंगस्ट्रॉम को बच्चों मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। और ये फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी कितनी बच्चों, 3 × 10⁸। वेलोसिटी जो है बच्चों वो 3 × 10⁸ है, बिकॉज इट इज लाइट वेव। लाइट वेव की वेलोसिटी को बच्चों हम लोग c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा स्मॉल c होता है, मैं स्मॉल c बना देता हूँ, ये लीजिए। हालांकि बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता स्मॉल c और कैपिटल C को लिखने में। एनीवेज, सो बच्चों दिस वुड गिव यू फ्रीक्वेंसी जिसे आप न्यू से बच्चों या फिर f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में क्या आ जाएगी, इस तरीके से आपके पास में साहब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पहले आपने लेमडा निकाल दिया भाई, 1/λ इक्वल टू r/z², जो अपने पास में फार्मूला था रिडबर्ग वाला, उससे अपन ने क्या कर लिया बच्चों, पहले वेवलेंथ निकाल ली, वेवलेंथ निकालने के बाद में यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल दी। दिस इज वन वे ऑफ अप्रोचिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम बच्चों। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर एक और तरीके से कर सकते हैं। हम एक काम करें बच्चों, आपको मैं याद दिलाऊं, एक्चुअली में जो एनर्जी आती थी बच्चों रिडबर्ग फार्मूले से, वो क्या आती थी, nth ऑर्बिट में एनर्जी का फार्मूला जो था बच्चों, दैट वाज -RHc(z²/n²), यही कुछ था। अब बच्चों जब एनर्जी जो रिलीज होती है वो कैसी होती है, जो रिलीज या अब्जॉर्ब होती है वो दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होती है,
चलिए साहब, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी, माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर, और ये बच्चों माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन आई का स्क्वायर। ये लीजिए साहब, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से आर एच सी जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचेगा बच्चों 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, आर एच सी जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। अब डेल्टा ई बराबर कितना होगा बच्चों, डेल्टा ई बराबर होगा एच इंटू न्यू होगा। डेल्टा ई बराबर क्या होगा बच्चों, डेल्टा ई बराबर होगा एच इंटू न्यू। भाई एनर्जी जो रिलीज होती है वो एच इंटू न्यू होती है या एच सी अपॉन लेमडा होती है, आप जानते हैं बच्चों। तो यहाँ एच से एच तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस बेसिस पर बच्चों न्यू आर की वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 टू द पावर कितना था बच्चों, 7 मीटर इनवर्स, ये रहा। और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8, ये है बच्चों। और ये जेड स्क्वायर और कितना 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। सो मैं एक जस्ट एक फार्मूला आपको रेडीमेड बनाकर दे रहा हूँ, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो नेचुरल सी बात है, दिस वुड बी 3.27 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 15 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला बनकर आ गया। अब मैंने जिसको 3.27 लिखा बच्चों, आप अलग अलग बुक्स में इसको 3.28 3.29 भी लिखा हुआ पा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये 1.09 जो लिखा बच्चों, केवल 1.09 नहीं होता ना, इसके बाद में और भी नंबर्स होते हैं, आप देखेंगे तो 109783 ऐसा कुछ कुछ बड़ा सा नंबर होता है बच्चों। तो मैंने इसको एक लगभग भाई सिंपल कैलकुलेशन करा, 3.27 आ गया। लेकिन अगर इस 9 के बाद के और नंबर्स में कैलकुलेट और ले लूंगा, अगर मैं इसके बाद के और नंबर्स ले लूंगा बच्चों, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी और बड़ी आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट वुड कम अक्रॉस कम अबाउट 3.2881 इंटू 10 टू द पावर 15, और फिर वो सारी कहानी वैसी की वैसी जैसा आपने लिखा अभी। हम कुछ लोग 3.28 ना लिखते हुए इसको 3.29 भी लिखा करते हैं, इंटू 10 की पावर 15, फिर वही घिसी पिटी सी बात, बाकी वो सारी जैसी बात है वैसे की वैसी रहेगी। ये लीजिए साहब, वो जेड स्क्वायर यहाँ भी आएगा, वो ब्रैकेट यहाँ भी आएगी। भैया मैंने ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख दिया है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कुछ अलग है यहाँ पर। सो ये बच्चों यहाँ पर इस तरीके से भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। सो यू हैव टू वेज, आइदर यू मे हैव दिस फार्मूला डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट ये वाले फार्मूले से आप काम कर लीजिए, या फिर पहले आप वेवलेंथ निकाल दीजिए और उसके बाद में कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है कि हाँ यहाँ पर कुछ मेहनत अलग करना पड़ेगी या यहाँ पर कुछ अलग, सिंपल। अभी जैसे यहाँ पर बोला तो 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, जेड इसका 1 है, और सीधा बच्चों एन आई कितना, इनिशियली इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, फाइनली सेकेंड ऑर्बिट में, बस सारी वैल्यूज रख देंगे। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है हर्ट्ज साइकिल्स पर सेकेंड, आप जानते हैं बच्चों। तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी हर्ट्ज में या फिर साइकिल्स पर सेकेंड में। चलिए, तो ये बच्चों हमारे पास में जो है इस तरह से प्रॉब्लम को प्रोसीड करने का है। या तो आप पहले वेवलेंथ निकाल दीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था, या फिर मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी कर सकता हूँ। तो ये आप एक और फार्मूला नोट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, ये आपके पास में बच्चों फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी, जस्ट फार्मूलों की रिकॉलिंग हो रही है। जब भी बच्चों हम लोग करते हैं, देखिए केमिस्ट्री में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बनती नहीं है, जो आपने फार्मूले पढ़े बस वही फार्मूलों पे ही बनती है। अब यहाँ जो है बच्चों, मैं एक छोटी सी बात, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, लिथियम 2+ आयन का इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2+ आयन का इलेक्ट्रॉन भैया कहाँ से कहाँ गया, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया। सेकेंड ऑर्बिट से बच्चों कहाँ गया, फर्स्ट ऑर्बिट में। कैलकुलेट वेव नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, कैलकुलेट वेव नंबर corresponding to this transition. So you people can do one thing, बच्चों, you people can keep the video on pause and can move ahead. Earlier the electron was present in second orbit, now it is jumped to first orbit. कितना वेव नंबर रिलीज होगा बच्चों, तो कितना रिलीज होगा, देखिए वेव नंबर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। देखिए ये है एक वेव, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन वेव
इज नोन एज वेवलेंथ। एक वेव की लेंथ को हम बच्चों बोला करते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ जो होती है बच्चों लेंथ ऑफ वेव, आइदर यू से वेवलेंथ और यू से लेंथ ऑफ वेव। और 1 मीटर लंबाई, ये जो लंबाई है बच्चों, सपोज ये 1 मीटर लंबाई है, इस 1 मीटर वेव लेंथ में ऐसी कितनी वेव्स आ गई, उसे हम बोला करते हैं वेवलेंथ, वेव नंबर, वेव नंबर क्या होती है बच्चों, आई रिपीट भाई, दिस इज वन वेव, है ना। और 1 मीटर लंबाई आपने ली भाई, यहां से यहां तक की ऐसी 1 मीटर लंबाई है, सपोज करो इस 1 मीटर लंबाई में ऐसी कितनी वेव्स आ गई, हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन 1 मीटर लेंथ इज नोन एज वेव नंबर, उसे हम वेव नंबर कहते हैं। और वेव नंबर जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, वेव नंबर को हम लेमडा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कुछ लोग न्यू बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा। सिंपल सी बात है यार, एक बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि लेमडा लेंथ में आई 1 मीटर, एक वेव, लेमडा लेंथ में आई बच्चों एक वेव आई, तो यूनिट लेंथ में कितनी वेव आएंगे, लेमडा लेंथ में आई बच्चों एक वेव, तो यूनिट लेंथ में कितनी वेव आई, 1 बाय लेमडा वेव, 1 बाय लेमडा वेव। और यूनिट लेंथ में 1 मीटर लंबाई में जितनी वेव्स आती हैं बच्चों, उसी को तो हम बोला करते हैं वेव नंबर। सो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू लेमडा बार और न्यू बार। सो आपको लेमडा बार निकालना है बच्चों, विच इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा, विच इज इक्वल टू आर जेड की वैल्यू इतनी, 1 अपॉन एन आई, कितना बच्चों, एन आई है बच्चों सेकेंड ऑर्बिट, और यहाँ पर बच्चों एन एफ जो है वो है फर्स्ट ऑर्बिट। सो दिस वुड गिव यू अ वेव नंबर, नेचुरली इट्स यूनिट वुड बी पर मीटर। पर मीटर मतलब हाउ मैनी वेव्स वुड बी देयर इन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लंबाई में ऐसी कितनी वेव्स होंगी, 1 मीटर लंबाई में ऐसी कितनी वेव्स होंगी बच्चों, उससे हम बोलेंगे वेव नंबर। मैं रिपीट किए दे रहा हूं बच्चों, सेकंड में था पहले इलेक्ट्रॉन, बाद में फर्स्ट ऑर्बिट में गया, आपसे वेव नंबर पूछा है, तो वेव नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 मीटर लेंथ में ऐसी कितनी वेव आई, लेमडा लेंथ में आई एक वेव, तो ऐसी लेमडा 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 1 मीटर लेंथ में ऐसी जितनी वेव्स हो जाएंगी बच्चों, उसे आप बोलेंगे वेव नंबर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ इतनी। ये कुछ हमारे पास में बच्चों वेव नंबर के ऊपर भी बात हो गई। अब वेव नंबर से बच्चों में एक बात आपको रिलेटेड बताता हूं, एक और हमारे पास में फंडा होता है नंबर ऑफ वेव्स का, नंबर ऑफ वेव्स या फिर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, इसी से संबंधित है बच्चों कुछ हद तक, इसीलिए बता रहा हूं नंबर ऑफ वेव्स या फिर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस थिंग बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी ये न्यूक्लियस है बच्चों, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करके बनाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये आपके पास है बच्चों न्यूक्लियस, एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, एंड दिस इज थर्ड ऑर्बिट, एंड दिस इज फोर्थ ऑर्बिट। अभी बच्चों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर सेकंड ऑर्बिट में है, तो सेकंड ऑर्बिट से उसको फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के कितने तरीके, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है और सेकंड ऑर्बिट से उसको फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के कितने तरीके, केवल एक ही तरीका है, ओनली वन वे इट हैज, सेकंड से फर्स्ट, क्लियर। अब अगर बच्चों मैं अगर बोलूं सेकंड से, देखिए मैंने भी बोला सेकंड से फर्स्ट में जाने के कितने तरीके, तो केवल एक तरीका आया केवल एक तरीका। अब बच्चों अगर मैं उसको थर्ड से फर्स्ट में लेके जाऊं, तो थर्ड से फर्स्ट में वो कैसे जा सकता है, जरा गौर कीजिए। थर्ड से फर्स्ट में जाने का एक तरीका ये बच्चों कि वो डायरेक्ट चला जाए, थर्ड से फर्स्ट में डायरेक्ट चला जाए, चला गया, या फिर पहले वो थर्ड से सेकंड में जाए फिर सेकंड से फर्स्ट में जाए। है भैया मेरे को थर्ड से फर्स्ट में जाने का है, तो थर्ड से फर्स्ट में जाने का डायरेक्ट तरीका क्या भैया, मैं थर्ड से सीधा फर्स्ट में आ गया एक तरीका। अदरवाइज क्या, पहले मैं थर्ड से सेकंड फिर सेकंड से फर्स्ट, ऐसे कर सकता हूं। तो भैया यहां पर अगर देखा जाए तो थर्ड से फर्स्ट में जाने के कितने तरीके आएंगे, कितनी वेव्स आ सकती है बच्चों, एक वेव इस केस में आएगी, एक वेव इस केस में आएगी, एक वेव इस केस में आएगी। सो कुल मिलाकर कितनी वेव्स आएंगी बच्चों, 3 वेव्स आएंगी। दिखा होगा आपको सामने, एरो आपके उधर देखिएगा भैया, इधर नहीं उधर, तो आपको मिल जाएगा कितनी वेव्स आ रही हैं। ऐसे ही बच्चों इफ आई वांट टू टेक दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए भैया एक सीधी लॉन्ग जंप चले, खत्म खेल, चैप्टर क्लोज एकदम, फोर्थ से सीधा ही फर्स्ट में चला गया भैया, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि बच्चों वो पहले फोर्थ से थर्ड में जाए फोर्थ से थर्ड में, फिर थर्ड से वो सेकंड में जाए और फिर वो फर्स्ट में जाए। ये है बच्चों
देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जो फोर्थ से फर्स्ट का ना उसका डायग्राम नीचे बनाता हूँ, अलग बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा। अभी ये तो मैंने कौन सा वाला बनाया, सेकंड से फर्स्ट में जाने का तो एक ही तरीका था भैया, सेकंड से फर्स्ट में जाने का ये एक तरीका था, बस खत्म खेल। लेकिन यदि मैं कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ, अगर मैं उसको बच्चों थर्ड से फर्स्ट में ले जा रहा हूँ तो उसके 3 तरीके देखे आपने। अभी अगर मैं फोर्थ से फर्स्ट में ले जाता हूँ तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। मुझे कहाँ से ले जाना है, फोर्थ से फर्स्ट में, तो फोर्थ से फर्स्ट में जाने का ये तरीका, ये डायरेक्ट आ गया, ये फोर्थ से फर्स्ट एक। फोर्थ से दूसरा तरीका, पहले फोर्थ से थर्ड में भेजूं, फिर थर्ड से सेकंड में, फिर फर्स्ट में, है ना भैया। मैं 1 बाय 1 या एक तो सीधी लॉन्ग जंप मारी फ्लैट, या फिर इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर, इस तरीके से बच्चों। या फिर बच्चों मैं यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, ये लीजिए, ये लीजिए, इस तरीके से। और एक तरीका ये भी है बच्चों कि मैं फोर्थ से क्या करूँ, फोर्थ से पहले थर्ड में लेके जाऊँ, फिर थर्ड से सेकंड में लेके जाऊँ और थर्ड ये ले जाऊँ, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट गया एक तरीका, फोर्थ से थर्ड में आया, फिर थर्ड से सेकंड में आया, सेकंड से फर्स्ट में आया ये, या फोर्थ से थर्ड में आया और डायरेक्ट फर्स्ट में आ गया, या फोर्थ से जो है बच्चों में इसमें आया, वो तो अच्छा हम ऑलरेडी कर चुके ना, फोर्थ से थर्ड में, फिर थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट, तो हम ऑलरेडी लिख चुके। मैं ऐसा करूं कि मैं फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड में आ जाऊं, फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड में आ जाऊं और फिर सेकंड से फर्स्ट में आऊं। अप्रोचेस मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी, और जिनको नहीं आई हो भैया उनके लिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से किस में आ रहा है बच्चों, एक तरीका ये डायरेक्ट आ गया, या एक तरीका ये कि मैं पहले इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, या फिर इसमें आया और डायरेक्ट इसमें आ गया, या फिर इसमें आया और फिर इसमें आया। तो कुल मिलाकर तरीके कितने काउंट हो रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिने होंगे आपने। कुल मिलाकर 8 तरह के ट्रांजिशन थे, 8 तरह की वेव्स थी। लेकिन इन 8 तरह की वेव्स में बच्चों ये वेव और ये वेव दोनों सेम है। आप देख लीजिए, ये वाला ट्रांजिशन और ये वाला ट्रांजिशन सेम है, क्योंकि इसमें भी सेकंड से फर्स्ट में और इसमें भी सेकंड से फर्स्ट में, तो दोनों ट्रांजिशन अगर सेम है तो बच्चों दोनों की वेव्स भी सेम होंगी। ऐसे ही बच्चों फोर्थ से थर्ड में ये वाले दोनों ट्रांजिशन भी सेम है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, तो बच्चों बचेंगे कितने, अब 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 6 आएंगे बच्चों। सो फोर्थ से फर्स्ट में जाने के बच्चों 6 ट्रांजिशन होंगे, 6 तरह की वेव्स होंगी। तो दिस इज नंबर ऑफ वेव्स, एंड दैट प्रीवियसली व्हाट वी डिड वाज वेव नंबर। वो वेव नंबर था, वो तरंग संख्या थी, और ये तरंगों की संख्या है, संक्रमणों की संख्या है। ट्रांजिशन का हिंदी शब्द होता है बच्चों संक्रमण। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं बच्चों हम लोग कि हम लोग अगर डायरेक्ट भेज देते हैं तो वो सॉरी, ये नंबर ऑफ वेव्स है, ये नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है। हाउ मैनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, हाउ मैनी वेव्स आर पॉसिबल। तो सेकंड से फर्स्ट में एक तरीका, थर्ड से फर्स्ट में 3 तरीके, फोर्थ से फर्स्ट में 6 तरीके। तो बच्चों दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ ट्रांजिशन, कितने संक्रमण संभव है, कितनी तरह की वेव्स पॉसिबल है बच्चों, ये आपके पास में वो आई है। तो होप ये आपको सारा मेरी जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई बच्चों ये समझ में आई होगी। इसके लिए बच्चों हमारे पास एक डायरेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला भी है, डायरेक्ट एक मैथमेटिकल फार्मूला बच्चों, और वो फार्मूला जो है मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सीधे सीधे nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाए इलेक्ट्रॉन, nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाए बच्चों, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है Nc2। nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया, nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया तो उसका डायरेक्ट फार्मूला बच्चों Nc2। अब ये n तो आपको समझ में आया होगा, 2 तो समझ में आया होगा, ये c क्या बला है बच्चों, तो इसके लिए जरा मैं आपको बता दूं बच्चों, इस c का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है बच्चों कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संचय। गणित में बच्चों, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते होते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। पूरा खोपड़ी का पेपर है, वो खोपड़ी का चैप्टर है बच्चों, पूरा हिजे का इस्तेमाल करना है, कोई ज़्यादा फार्मूलों से डील करना नहीं है, लॉजिक लगाते जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो बच्चों ये जो आपके पास में होगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अभी के लिए आपके लिए एक अनबुझ पहेली हो सकती है। अगर आपने वो मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ रखा बच्चों, प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोगों ने मेरे ख्याल से जरूर पढ़ा, जूनियर क्लास में भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों उससे भी बेसिक चीज़ होती है ये, जिसके बारे में आप लोग भविष्य में पढ़ेंगे अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये Nc2। ऑफ कोर्स मेडिकल के स्टूडेंट्स
नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। और इसको कोई बात नहीं, अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हैं बच्चों तो डायरेक्ट एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, n(n-1/2), डायरेक्ट n(n-1/2), ये डायरेक्ट आपके पास में फार्मूला है। अभी डायरेक्ट इस फार्मूले का मतलब क्या, जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किससे गया, n से फर्स्ट में, आप रख कर देखिए, अगर मान लीजिए इनिशियली इलेक्ट्रॉन सेकंड में था और सेकंड से फर्स्ट में गया, सेकंड से फर्स्ट में गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, देखिए सैकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, n से फर्स्ट, तो यहाँ n की जगह 2 रखिए, n की जगह 2 रखेंगे बच्चों तो 2 × 2 - 1/2 सॉल्व करके देखिए बच्चों, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए वो थर्ड में था और थर्ड से फर्स्ट में गया, तो थर्ड से फर्स्ट में जाएगा तो 3 - 1/2 मतलब कितना बच्चों, 3 आएगा। ऐसे ही बच्चों अगर वो फोर्थ से फर्स्ट में गया तो 4 × 4 - 1/2 मतलब कितना आएगा बच्चों, दिस वुड गिव यू 6। सो सेकंड से फर्स्ट में जाने का एक तरीका, थर्ड से फर्स्ट में जाने के 3 तरीके, और फोर्थ से फर्स्ट में जाने के बच्चों 6 तरीके। सेकंड से फर्स्ट का एक तरीका, थर्ड से फर्स्ट का 3 तरीके, फोर्थ से फर्स्ट का बच्चों 6 तरीके। तो इस तरीके से आप ये देख लीजिए, बाकायदा वही का वही आंसर आ रहा है। n को जगह 3 रखकर देखिए, 4 रखकर देखिए, आंसर वही का वही आ रहा है। सो दिस इज अ डायरेक्ट फार्मूला बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो, अगर इलेक्ट्रॉन किससे किस में जंप करता है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो ये। और अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि nth से फर्स्ट में जंप नहीं करा, ऐसा हो सकता है बच्चों कि फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पर जंप करा हो, सेवंथ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर जंप कराओ तब। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं बच्चों, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इनिशियली किसी ni ऑर्बिट में था और ni से फाइनली वो किसी nf ऑर्बिट में गया, तो उसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला बच्चों ni माइनस nf। एक सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन शुरुआत में किस में था बच्चों, इलेक्ट्रॉन शुरुआत में था ni ऑर्बिट में और बाद में वो nf ऑर्बिट में गया, तो इसका जो हमारे पास में फार्मूला बनेगा बच्चों वो ni माइनस nf प्लस 1/2 हो जाएगा बच्चों। मैंने मेरे ख्याल से सही करा है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेता हूँ बच्चों, ni माइनस nf फिर ni माइनस nf माइनस 1/2 आएगा, ये आएगा बच्चों फार्मूला आपके पास में। इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ni माइनस nf, यस अभी भी थोड़ा सा खुटका हो रहा है मेरे को, मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपसे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन इनिशियली ni ऑर्बिट में था, तो फार्मूला जो बन जाएगा भैया वो ni माइनस nf c2 बन जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ऑर्बिट लेंगे आप, यस +1 कर लीजिएगा बच्चों। थोड़ा सा मैंने कुछ गलती करी। अब ये कहाँ से आया बच्चों, ये शायद मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा वो जरूर समझ चुके होंगे, बट अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए एक अभी भी पहेली है बच्चों। जैसे अगर मैं सपोज कीजिए, अभी मैं यहीं पर बोलता हूँ, चलिए फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया, अब फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया बच्चों, तो 4 - 1 और ये 4 - 1 प्लस 1/2 सॉल्व करके देखिए बच्चों, बकायदा 6 आ रहा है। देखिए आप भाई, इलेक्ट्रॉन ये इनिशियली कौन से ऑर्बिट में था, ni में था, और फाइनली किस में गया बच्चों, nf में था। इनिशियली फोर्थ ऑर्बिट में था, फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में गया, तो ni की जगह 4, nf की जगह 1 रखा, ये हो जाएगा बच्चों। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ni माइनस nf प्लस 1 c2। अब ये कैसे बना है वो थोड़ा सा अभी पेचीदगी वाला काम हो सकता है, एक्चुअली सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ ज़्यादा वो नहीं, बट ये लीजिए मैं इसको मिटा चुका हूँ। अगर नहीं बनाया हो बच्चा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाके कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक जनरली सलाह ये देता हूँ कि जब आप समझ रहे हैं तो सिर्फ समझिए, फिर उसके बाद में आप लिखिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग मेंटल लेवल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों बातें साइमल्टेनियसली बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो साइमल्टेनियसली समझने और लिखने का काम नहीं कर पाते। तो उनको सजेशन ये रहता है कि भैया पहले आप आराम से समझ लो, फिर आप कॉपी कर लो। एनीवेज, सो nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाए तो उसका फार्मूला क्या है बच्चों, वो आपने देखा। और अगर ni ऑर्बिट से nf ऑर्बिट में गया तो उसका फार्मूला क्या। दिस इज रिप्रेजेंटिंग बच्चों हाउ मेनी वेव्स और हाउ मेनी ट्रांजिशंस वुड बी मेड। एक छोटी सी बात बच्चों मैं आपको बताता हूं, हमने ये जो फार्मूले डिराइव कर रहे हैं रेडियस के, एनर्जी के, वेलोसिटी के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
या फिर इवन आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? आयनाइजेशन एनर्जी थी बच्चों इलेक्ट्रॉन को किसी nth ऑर्बिट से उठाकर आप इन्फिनिटी तक ले गए। व्हाट एनर्जी यू रिक्वायर, उसे आप बोलते थे बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं इसे बच्चों। इसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो आप लोग, आयनन ऊर्जा, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर बच्चों इसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। वी यूज टू कॉल इट बाइंडिंग एनर्जी, हम इसे बच्चों बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक्सच बाइंडिंग एनर्जी आप बाद में रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, पर यहाँ हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं बच्चों। तो ये जो हमने जितने भी फार्मूले जो डिराइव करे बच्चों हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने जो काम करा है वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में काम करा। आप देखिए कहीं पर भी मैंने जो काम करा बच्चों वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में काम करा। और आप जनरली बुक्स में जो फार्मूले पाएंगे बच्चों वो इनकी टर्म्स में नहीं पाते, वो आप वो जो है बच्चों वो के की टर्म्स में पाते हो, के की टर्म्स में पाते हो। के मतलब क्या बच्चों, आपको ध्यान हो हमने जो शुरुआत करी थी बच्चों इस पूरे बोर्स एटॉमिक मॉडल की, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो उसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। आपको याद हो बच्चों 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिगिनिंग में बिल्कुल बात करी अपने बोर एटॉमिक मॉडल, अभी काफ़ी लंबा टाइम हो गया क्योंकि पिछला लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, आपको ध्यान हो। अभी आपके पास में ये फार्मूला आया था बच्चों की रिक्वायरमेंट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की, उसको वो यहाँ से मिल रही है। अब बच्चों जिसको मैंने यहाँ ऐसा लिखा, बहुत से ऑथर्स बहुत से टीचर्स बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट के चक्कर में नहीं फंसते, वो इसको के लिख दिया करते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के लिख दो साहब, भाई कांस्टेंट है वो, तो के लिख दो। अब आपको पता है बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 9 × 10⁹। तो वो पूरा हम लोग जो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ में काम करें वो लोग के साथ में काम करते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 × 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब इससे आपने इस यहाँ पर रखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास में ये आ जाएगा बच्चों। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कितना 1/4 × 9 × 10⁹, क्योंकि अगर आप इसको इधर लेके चले जाओगे, इसको तो लेके चले जाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। इनफैक्ट पहले ये लिखते हैं, उसी से हम इसको लाया करते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चों। पर मैंने जो आपको जितने भी फार्मूला डिराइव करे बच्चों वो सब एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स पर डिराइव करा है। अब बुक्स में मैंने देखा है बच्चों बहुत से ऑथर्स जो होते हैं वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में नहीं करते हैं, वो के की टर्म्स में काम करते हैं। तो के की टर्म्स में काम करेंगे बच्चों तो कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालिए जरा, देखिए जरा कितनी आ रही है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, दैट वुड बी 1/4 के। अगर के की टर्म्स में ही करना चाहूँ तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, के इधर आ गया, मैंने सही लिखा बच्चों। अब इस बेसिस पर अगर आप देखें तो रेडियस का फार्मूला क्या बनेगा, और रेडियस का जो फार्मूला बनेगा बच्चों दैट यू विल फाइंड इज इक्वल्स टू 1/4 के 1/4 के इंटू कितना बच्चों n स्क्वायर, एक सेकेंड, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन बच्चों पाई m z e स्क्वायर। अब इसको अगर आप रख देंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, ये आप पाएंगे n स्क्वायर h स्क्वायर और ये 4 पाई स्क्वायर k m z e स्क्वायर। सो दिस इज गिविंग यू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये आपके पास में बच्चों nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला आ गया। भाई ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो थी वो कितनी थी बच्चों 1/4 के थी ना, तो आपने रख दी, ये आ गया आपके पास। ऐसे ही बच्चों अगर आप जैसे ये एनर्जी का फार्मूला देखिए, चलिए तो एनर्जी के फार्मूले में अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखूं तो क्या आएगा बच्चों, तो 1/En इक्वल्स टू कितना -m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 8, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1/4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर और k स्क्वायर।
इंटू कितना बच्चों एन स्क्वायर एच स्क्वायर। होप मैंने जो करा है वो आपको भेजा में घुसा है भाई। माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब बच्चों यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 से 16 कैंसिल होकर 2 टाइम्स जाएगा, बाकी सब ऊपर चला जाएगा। सो दिस वुड गिव यू बच्चों -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये लीजिए साहब। सो ये आपके पास में फार्मूला बनकर आ जाएगा। हो अब आपको बहुत सी बुक्स में संभवतः बच्चों यही फार्मूला दिखेगा। हो सकता है उन्होंने के स्क्वायर को भी एक नया कांस्टेंट के लिख दिया हो भाई। जैसे के कांस्टेंट है ना, वैसे के स्क्वायर भी जो है बच्चों दैट वुड आल्सो बी अ कांस्टेंट। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने जो फार्मूले लिखे हैं बच्चों वो गलत है। हमने जो फार्मूले डिराइव करे हैं वो एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में है बच्चों, और आपको जनरली जो टीचर्स बताते हैं वो जनरली के की टर्म्स में बताते हैं। हो गई भैया, नींद हो गई।